गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री राम, राधे राधे। प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। सब लोग कैमरास ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आकांक्षा जी, माधवी जी, नीलम जी, ओप्पो A52, नमिता जी, वैदेही जी, विनीत जी, जूम यूजर। कैमरास ऑन कर लीजिए, तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। सब लोग कैमरास बंद करके बैठेंगे तो कैसे पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। आप लोग सब कल थे, कल की क्लास में सब थे? सब लोग नहीं थे? माधवी जी, ओके, कुछ प्रॉब्लम है आपको? सो कल हमने क्या क्या सीखा? आप सबको ध्यान है, याद है क्या सीखा था कल? एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। अच्छा चलिए, तो जब तक सब लोग आते हैं तो आप लोगों से थोड़ी बात की जाए। सब लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिखिए कि ये आप। लक्ष्मी जी, आप नहीं थी? ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे, बताएंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। गीता जी, आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं? लिख सकते हैं क्या आप? चलिए, नहीं तो। हाँ जी, गीता जी। गीता जी, किस सिटी से हैं आप? चैट ओपन करके बता सकते हैं। नहीं तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। अच्छा, वडोदरा से, ओके। जूम यूजर, रेड टी शर्ट, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताइए। राजीव जी, ओके। राजीव जी, आप ग्रेटर नोएडा से हैं, ओके। गुड गुड, वेरी गुड। ओके, तो क्या आप ऑकल्ट के प्रोफेशन से जुड़े हैं, राजीव जी? ओके, ठीक है। बाकी सब लोग? अभिषा जी, अभिषा जी, आप कहाँ से हैं? अनम्यूट करके बताइए। अरे, कैमरा ऑफ कर लिया आपको वो, अच्छा। विनीत जी, आप हैदराबाद से हैं, ओके। आपको ऑप्शन है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करिए। जूही जी, आसाम से हैं, वेरी गुड। ओके। वैदेही जी, आप राजस्थान से हैं, तो चलो कैमरा तो ऑन कर लो। कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे? कैमरा तो ऑन कर लो। देखिए तो सही आपको। देखो, अभी 4 लोगों का कैमरा ऑन है, बाकी सब ऑफ करके बैठे हैं। शिखा जी, इतनी सुंदर पिक्चर लगाई है। बात भी तो करिए हमारे साथ, तभी तो दोस्ती होगी, फिर पढ़ाई होगी अच्छे से, है ना? Hello, good हेलो। morning. गुड मॉर्निंग शिखा जी। Yeah, I don't have a camera in this, so impossible to come from camera. ओके ओके, But नो I can प्रॉब्लम। converse with you anytime you want to. ओके, ठीक है, सो हम बात करेंगे। आप ऑडियो Yes. से बात कर सकते हैं, ओके जी। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि कल हमने क्या किया था। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन नमस्ते जी। शेयर। नमस्कार माधवी जी, कैसे हैं आप? सॉरी।
हाँ, अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। राम राम जी। और ये एक्चुअली रूट कैप जो की थी ना, वो निकल गई। ओह, तो मुझे वो लगवाने जानी है, इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं, अच्छा, ठीक। बट आई विल लिसन टू, लाइक आई, रिकॉर्डिंग वो मिलेगी आपको, वीडियो ऑफ हाँ। रखूंगी। अच्छा, सुनते रहेंगे साथ साथ। जी जी, साथ में ठीक है, सुनती ठीक है। रहूंगी। ओके, जाके आइए एंड गेट वेल या सून। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये देखो, ये जो टीथ की प्रॉब्लम होती है ना, ये सब हमारी बुध की प्रॉब्लम होती है, मर्क्यूरी प्लैनेट की। और मर्क्यूरी प्लैनेट का जो वास्तु में दिशा है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। तो कहीं अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ होती है तो हमें दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बार बार अगर टीथ की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार डेंटिस्ट के पास जा रहा है, हमें जाना पड़ रहा है, या घर के किसी मेंबर को बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है, तो हमें अपनी नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करनी है। तो हम हेल्थ को भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं अपने वास्तु के द्वारा। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको रिकैप करवाती हूँ कि कल हमने क्या क्या किया था। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्रेयर्स ले लेते हैं, खुद को शांत करेंगे ओम चैंटिंग के साथ। ठीक है, तो एक बार सबको म्यूट करूंगी और हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओके, क्या आप सब करेंगे मेरे साथ ओम चैंटिंग? आर यू ऑल रेडी? चलिए, एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब हम ओम चैंटिंग करेंगे। ओम। ओम। सभी को आत्म नमस्ते। आशा करती हूँ मेरी तरह आप भी शांत और ग्राउंडेड फील कर रहे होंगे। आपके नोटबुक्स और पेन्स आपके पास होने चाहिए, सो दैट आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि जब हम कुछ भी लिखते हैं तो वो हमें चीज बहुत अच्छे से याद हो जाती है। भले ही हम उन नोटबुक्स को दोबारा खोल के ना देखें, लेकिन जो चीज हमारे हाथों से एक बार निकल गई, हमने एक बार लिख दी, वो हमारे जहन में बैठ जाती है, हमें याद हो जाती है। ठीक है, चलिए। तो कल हमने सबसे पहले रिवर की स्टोरी समझी थी, कि रिवर किस तरीके से हमें 5 लेसन्स देती है, कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए एंड वी शुड नेवर लुक बैक। एंड सेकंड जो इसका लेसन था वो ये था कि हमें अडेप्टेबल बने रहना है। नदी कभी चौड़ी होती है, कभी संकरी होती है ना, कभी नैरो, कभी ब्रॉड, कभी फास्ट, कभी स्लो, लेकिन वो आगे ही बढ़ती रहती है और हर सिचुएशन में अडेप्टेबल रहती है। हर सिचुएशन में खुद को वैसे ही ढाल लेती है जैसी उसकी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट हमारा लेसन था चूज योर बैटल्स एंड डू नॉट कंपेयर विद अदर्स। नदी कभी नहीं कहती कि मेरे रास्ते में इतना बड़ा पत्थर क्यों है, दूसरी नदी के रास्ते में क्यों नहीं है। तो वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। अगर कोई पत्थर आ भी गया, यानी कि अगर कोई रुकावट आ भी गई, तो उसको इग्नोर करके वो साइड से निकल जाती है। इसी तरह जीवन में हमें भी कभी किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करने में समय अपना व्यर्थ नहीं करना, बिकॉज एनर्जी है। एनर्जी को हम कुछ कंस्ट्रक्शन में लगाएंगे या तो डिस्ट्रक्शन में लगाएंगे। तो अगर हम कुछ बनाने में अपनी एनर्जी को लगाते हैं, अभी आप यहाँ पे बैठ के कुछ सीख रहे हैं, ऑन द अदर हैंड कुछ लोग फालतू में किसी के साथ बहस करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तो फायदे में कौन है? फायदे में वही है जो फालतू की चीजों से अपने आप को हटाकर कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में अपना टाइम लगाता है। सो ये है हमारा तीसरा लेसन। और फोर्थ लेसन क्या है? गिव अबंडेंटली टू एवरीवन विदाउट होल्डिंग बैक। हमारे पास जो कुछ भी है,
हमें अबंडेंटली दूसरों को बांटते चले जाना है। जैसे कि नॉलेज है तो नॉलेज देते जाइए, आपके पास खुशियां है तो खुशियां बांटते जाइए। फाइंड योर ओशन, नंबर 5, पांचवा जो है स्तंभ, वो ये है कि आपको अपना गोल या डेस्टिनेशन चूज करना है। सो ये एक शॉर्ट स्टोरी आपको लाइफ के 5 लेसन सिखाती है, तो ये हमने कल करी थी। उसके बाद हमने ये समझा था कि हम आज के दिन में वास्तु कैसे कर सकते हैं, यानी कि एंशियंट वास्तु जो कि वैदिक वास्तु है उसको मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ के, उसके साथ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को जोड़ के हम संपूर्ण एक तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट वास्तु जो आजकल के टाइम पे यूज किया जा सकता है, हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। एंड हमने ये समझा कि कौन कौन लोग हैं जो बेनिफिट कर सकते हैं इससे। वास्तु सीखने का बेनिफिट हो सकता है इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स को, बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स को, बिजनेस ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट को, होम मेकर्स जो कि लेडीज जो घर में रहती हैं उनको तो डेफिनेटली, क्योंकि पूरा दिन वो घर में रहती हैं, स्पिरिचुअलिटी सीकर्स और हीलर्स को, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोग रिटायर हो चुके हैं और अपनी सेकेंड इनिंग्स में आ चुके हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। बिकॉज ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं मैंने जो अपनी जॉब के टाइम पे जितनी उनकी सैलरी थी उससे कहीं ज्यादा वो वास्तु की कंसल्टेशन से अर्न कर रहे हैं। यानी कि पूरे मंथ की, वो बोलते हैं कि पूरे मंथ की सैलरी जितनी होती थी उतनी तो वो सिर्फ एक क्लाइंट की कंसल्टेशन से ही अर्न कर लेते हैं। तो जो लोग 60 की एज तक या 55 की एज तक अपने एक जॉब से फ्री हो चुके हैं, वो अपना सेकेंड इनिंग्स में वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सो इनफैक्ट कोई भी इंसान अगर कोई एक काम भी कर रहा है और एक सेकेंड बिजनेस भी करना चाहता है, यानी कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, तो वो वास्तु को लर्न करके ये चीज को अपनी लाइफ में लेकर आ सकता है। उसके बाद हमने समझा था कि कौन कौन से 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारा आजकल का जो कंप्लीट वास्तु है वो कौन से 4 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। सबसे पहले 16 डायरेक्शंस, उसके बाद आते हैं 45 एनर्जी फील्ड्स, उसके बाद आते हैं 5 एलिमेंट्स और उसके बाद आते हैं 9 प्लैनेट्स। तो इन सबको मिलाकर हमारा वास्तु बना है, जिनमें से कल हमने समझा कि कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, 16 डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। 45 एनर्जी फील्ड जो हमने समझे थे कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, अंधकासुर और शिवा की जो लड़ाई हो रही है, और एक वहां पे एक दैत्य पैदा होता है जो कि वास्तु पुरुष के नाम से बाद में जाना गया। तो वह वास्तु पुरुष जहां पे है वहां पे 45 एनर्जी फील्ड्स हैं, यानी कि हमारी हर प्रॉपर्टी के अंदर 45 एनर्जी फील्ड्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट देवता और राक्षस और ब्रह्मा जी का वहां पे स्थान है। तो उन स्थानों के हिसाब से ही हम वास्तु को समझ पाते हैं। उसके अलावा 5 एलिमेंट्स, हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसको हम पंच महाभूत बोलते हैं। जो हम हमारे शरीर भी 5 एलिमेंट से बना है और हमारी ये पूरी दुनिया भी पंच तत्व से बनी है और पंच तत्व में ही हर चीज को लीन होना है। एंड उसके बाद आ जाते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्न करने, बिकॉज जैसे माना जाता है ना कि एस्ट्रोलॉजी के बिना वास्तु ऐसा है जैसे बिना आंख का मनुष्य। तो एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स को ही हम स्टडी करते हैं, तो 9 प्लैनेट्स को समझना भी वास्तु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद फाइंडिंग द सेंटर ऑफ किसी भी जगह का सेंटर कैसे निकालना है ये हम सीखेंगे, और ग्रिडिंग कैसे करते हैं प्रॉपर्टी की इसको भी हम समझेंगे। अब आज हम इन चीजों के ऊपर स्टडी करने वाले हैं। 32 एंट्रेंसेस कौन कौन सी होती हैं और बेस्ट एंट्रेंस फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस कौन कौन सी होती हैं, और उस हिसाब से ही हमारे प्लेसमेंट 16 जोन्स में कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है ये हम आगे की क्लासेस में अभी सीखने वाले हैं। और किस तरीके से हम कंसल्टेंट की तरह सोच सकते हैं, हम ये सीखेंगे कि एक कंसल्टेंट किस तरीके से किसी घर की प्रॉपर्टी को देख के बहुत कुछ बता देता है और कैसे वेल्थ एंड अबंडेंस हम वास्तु के थ्रू अपने घर में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि बेडरूम्स हमारे 16 जोन्स में हमें क्या रिजल्ट देते हैं, टॉयलेट हमें क्या रिजल्ट देते हैं, और किस तरीके से हम अगेन
वास्तु एंड रिलेशनशिप को एज अ कंसल्टेंट समझेंगे कि किसी के घर में अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो हमें कौन सी डायरेक्शन देखनी है, और अगर किसी के घर में हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हमें कौन सी डायरेक्शंस को देखना है। ये सब हम आने वाले 4 दिनों में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि 4 पिलर्स ऑफ वास्तु है, तो 16 डायरेक्शंस इज द फर्स्ट पिलर। उसके बाद सेकंड पिलर 45 एनर्जी फील्ड, थर्ड पिलर इज 5 एलिमेंट्स एंड फोर्थ पिलर इज 9 प्लैनेट्स। आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। 16 डायरेक्शंस हमने कल समझे थे कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, और उनको जब आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है तो वहां पे उनके सेंटर में जो डायरेक्शंस आते हैं वो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आते हैं। एंड इसके बाद हमने समझा था, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैं आपको जस्ट एक रिकैप दे रही हूँ कि हमने कल क्या किया था। ठीक है, 16 डायरेक्शंस हमने उसके बाद समझे कि इसको जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो 16 डायरेक्शंस में आते हैं। वो आ जाते हैं हमारे नॉर्थ से, जब हम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ, देन साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, देन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और इनकी सबके डिग्रीज होती हैं। तो हम डिग्रीज, जब हम अपना कंपास खोलते हैं तो बहुत बार लोगों को ये लगता है कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो जब हम कंपास खोलते हैं उसके ऊपर डिग्रीज आ जाती हैं, तो उन डिग्रीज से हम समझ पाते हैं। जैसे कि अगर 0 डिग्री आएगा तो वो प्रॉपर नॉर्थ होगा, अगर नॉर्थ ईस्ट चेक करना है तो वो प्रॉपर 45 डिग्रीज पे होगा, हमारा जो प्रॉपर ईस्ट है वो 90 डिग्री पे आता है, एंड 135 डिग्री पे हमारा साउथ ईस्ट आता है। प्रॉपर साउथ अगर हमने चेक करना है दैट इज एट 180 डिग्री। साउथ वेस्ट आता है 225 डिग्री पे। ये डिग्रीज हमें याद रखनी है, अगर हम वास्तु के फील्ड में उतर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन डिग्रीज को लर्न करना है, और बहुत इजीली लर्न हो जाती है। 270 डिग्री पे आता है आपका वेस्ट, और 315 डिग्री पे आता है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपको 16 डायरेक्शंस मिल गई जिनके ऊपर ही सारा वास्तु का बेस है। किस तरीके से आप घर के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है, हाउ टू यूज अ कंपास टू फाइंड अ डिग्री ऑफ अ प्लेस, ये हमने कल सीखा था। एंड किस तरीके से हमने करना है कि घर के सेंटर में जाके खड़े हो जाना है और होल्ड द कैंपस एंड फेस द एंट्रेंस, एंट्रेंस की तरफ फेस करके खड़े हो जाना है और हमने डिग्री को नोट करना है। ओके, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो अभी हम क्या करेंगे, पहले पढ़ाई करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, और लास्ट का जो एक 15-20 मिनट्स का टाइम रहेगा उस टाइम पे मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगी, और आज हमने जो भी पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए और मैं उनके आपको आंसर्स। ठीक है, ओके। तो ये हमने कल सीखा था कि 202.5 टू 247 डिग्री पे अगर किसी भी घर की एंट्रेंस आ रही है और वो एंट्रेंस चेंज नहीं की जा सकती, अगर वो चेंजेबल नहीं है, उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते कि मेन गेट तो यहीं पे रहेगा, हम तोड़ फोड़ करके कुछ कर ही नहीं सकते, तो जब यहाँ पे एंट्रेंस आ रही है तो टोटली अनएक्सेप्टेबल है, इस घर को हम नहीं खरीदेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये होती है हमारी बेस्ट एंट्रेंसेस, जिसको हम ग्रेट एंट्रेंसेस बोलते हैं। इसके अलावा बाकी सब एंट्रेंसेस को हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। 67.5 टू 90 डिग्री, 157.5 टू 180 डिग्री, 247.5 टू 270 डिग्री, 337.5 टू 11.25 डिग्री। ये जो डिग्री से अगर यहाँ पे आपका एंट्रेंस होगा तो इसको हम मानते हैं एक बेस्ट एंट्रेंस। ओके, एक बात मैं आपको कहना भूल गई, मैं भी पानी पीने लगी हूँ, आप सब भी पानी जरूर पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है और डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए पानी पीते रहिए और कैमराज ऑन रखिए और स्माइल करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमें चेक करना है जब भी हम किसी जगह को खरीदने वाले हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, घर के सेंटर में जाके हम डिग्री लेंगे और चेक करेंगे
कि 22.5 से लेकर 22.5 से लेकर 67.5 इस एरिया के अंदर कोई स्टेयरकेस, किचन, बाथरूम, कोई ह्यूज कट, कोई ओवरहेड वाटर टैंक या तो कोई सीवेज इस जगह पे अगर हो तो भी हम मना कर देंगे, ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि एक घर का वास्तु, वो घर ट्रीटेबल है या नहीं है, उस घर को आप खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते, वो आपको कैसे चेक करना है। सो सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आपको बस ये चेक करना है कि उनकी इन डिग्रीज पे क्या क्या आ रहा है, तो ये डिग्रीज के हिसाब से ही आप उसका घर का वास्तु पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया, सब कर लेंगे इतना। किसी भी प्रॉपर्टी को आप जज कर सकते हो कि वो अच्छी प्रॉपर्टी है या नहीं, सिर्फ इतने ही सिद्धांत से आप बहुत अच्छे से, बाकी चीजें ट्रीटेबल हैं लेकिन ये चीजें ट्रीटेबल नहीं है, इसलिए आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें 22.5 से लेकर 67.5 डिग्री के अंदर अगर स्टेयरकेस, किचन, बाथरूम, कट या तो ओवरहेड वाटर टैंक या फिर सीवरेज आ रहा है, तो वहां पे आप एक बिग क्रॉस लगा देंगे कि ये प्रॉपर्टी लेने लायक नहीं है। ठीक है, ओके। सो 16 डायरेक्शंस को हमने समझा, उसके बाद हमने समझा 45 एनर्जी फील्ड्स को। 45 एनर्जी फील्ड्स को हमने कैसे समझा था कि ये सब हमारी एक प्रॉपर्टी में एनर्जी फील्ड यानी के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट डेटीज बैठे हैं, यानी कि कहीं कुछ देवता बैठे हैं, कहीं पे राक्षस बैठे हैं और सेंटर में ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो उसके हिसाब से ही हमने घर में हर चीज को रखना है, और अगर ऐसे रखेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी वास्तु ऑस्पिशियस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 55, हमारा नेक्स्ट है 45 एनर्जी फील्ड के बाद हमारा 5 एलिमेंट्स। हमने 5 एलिमेंट्स को भी कल पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं 5 एलिमेंट्स। वाटर, एयर एंड वुड एंड देन फायर, अर्थ एंड स्पेस। इनके हमने कलर्स को समझा था कि वाटर की डायरेक्शन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, एयर की डायरेक्शन का कलर ग्रीन, फायर का रेड, अर्थ का मटमैला येलो, येलो प्रॉपर ब्राइट येलो नहीं लेकिन थोड़ा सा डल येलो, एंड स्पेस का होता है ग्रीन कलर, ग्रे कलर। तो इस तरीके से हमने कलर्स को समझा था। इसके आगे की पढ़ाई अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कल तक जो भी पढ़ाया था आपको बहुत अच्छे से समझ आया। एंड ओके, हमने इनकी क्वालिटीज को भी पढ़ा था कि नॉर्थ की जो डायरेक्शन होती है वो वाटर की होती है, ईस्ट की डायरेक्शन हमारी कलर इसका ग्रीन होता है, और ईस्ट की डायरेक्शन हमारी एयर की डायरेक्शन होती है। देन हमारी नेक्स्ट डायरेक्शन जो फायर की डायरेक्शन है वो हमारी साउथ ईस्ट होती है, इसका कलर होता है रेड और ऑरेंज। उसके बाद हमारी अर्थ की डायरेक्शन होती है, कलर होता है डल येलो या तो डार्क ब्राउन, और साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है ये हमारी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। आगे मैं आपको प्लैनेट्स भी बताऊंगी कि किस डायरेक्शन के साथ कौन से प्लैनेट का एसोसिएशन है। नेक्स्ट इज जो हमारी स्पेस, यानी कि हमारी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट की और वेस्ट की, इवन सेंटर की भी डायरेक्शन हमारी स्पेस एलिमेंट को ही डिनोट करती है, इसका कलर रहता है व्हाइट एंड लाइट शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है, ओके। अब हमें इनको बैलेंस करना क्यों है? बैलेंस इसीलिए करेंगे क्योंकि कोई भी तत्व अगर हमारी जिंदगी में बढ़ जाता है या कोई भी तत्व कम हो जाता है तो वो हमारी लाइफ में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अगर हम इन चीजों को बैलेंस में रखते हैं, मान लो अग्नि तत्व बहुत बढ़ गया, अग्नि तत्व हमें किसी भी काम को करने की स्ट्रेंथ देता है, लेकिन अगर अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो क्या होता है, गुस्सा, एग्रेशन, घर में फालतू के झगड़े, बहसबाजी, ये सब होती है। अगर आपका वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। मान लो वाटर एलिमेंट बढ़ा हुआ है लेकिन अग्नि तत्व बहुत कम है, तो आप क्या करोगे, किसी चीज को सोचते ही रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाओगे। जैसे कि कल हमने समझा था कि हमारा जो सोचने का तरीका है या हमारी जो थॉट्स हैं वो नॉर्थ से आती हैं। वो हमारा सबसे पहले जो हमारा वाटर का एलिमेंट है वो हमारी थिंकिंग को बताता है, और उसके बाद जब हम उसके बारे में किसी से बात करते हैं तो वो हमारा एयर एलिमेंट हो जाता है। अगर हमारा एयर एलिमेंट यानी कि हमारी ईस्ट डायरेक्शन वीक होगी तो हम अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाएंगे, हम अपने मन की बात अपने मन में ही रखेंगे। मान लो आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया आया
लेकिन आप किसी से डिस्कस ही नहीं कर रहे और उस आइडिया के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे, तो उस आइडिया को सिर्फ आप अपने तक ही रखते हैं, यूज नहीं करते, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। यानी कि नॉर्थ तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपका एयर एलिमेंट यानी कि ईस्ट ही बैलेंस में नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, ईस्ट में आपको विंडोज होनी चाहिए और उन विंडोज को आपको ओपन रखना चाहिए। तो इससे आपका ईस्ट एलिमेंट स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद आपको जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज फायर एलिमेंट। तो अगर आपका फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं डल है, आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे, तो आपको वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि आइडियाज भी बहुत अच्छे हैं, लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए उस काम को करने की, अगर आपका साउथ ईस्ट जोन वीक है तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। सो इसलिए आपका साउथ ईस्ट जोन उस चीज को सपोर्ट करता है। फिर आपने जो काम किया उससे जो आपको एक चीज मिली वो आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो वहां पे आपका अर्थ एलिमेंट है, यानी कि आपने सब चीजों को इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आए और उससे आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मान लो आपके पास पैसा है, कोई पैसा आपका घर में पड़ा है, कोई बैंक में पड़ा है, लेकिन आपने सोचा कि इस पैसे को मुझे कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके मन में आया यानी कि आपका आइडिया आया, फिर आपने किसी से बात करी यानी कि वो एयर एलिमेंट, फिर आपने उसके ऊपर एक्शन लिया यानी कि आपकी जगह जगह पे जो पैसे पड़े थे वो आपने इकट्ठा करके एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिए। और उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना यानी कि आपने बिखरा हुआ पैसा एक जगह पे लगा दिया और उसके बाद स्पेस क्रिएट हुई। जब आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग होता है तो आपके पास स्पेस क्रिएट होती है, स्पेस क्रिएट होती है तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी बनाई उससे आपको अर्निंग आनी स्टार्ट हुई। सो इस तरीके से ये एक साइकिल चलता है। तो इस साइकिल को हम इस तरीके से क्रिएशन का साइकिल बोलते हैं। जैसे कि वाटर के बाद एयर, एयर के बाद फायर, फायर के बाद अर्थ एंड अर्थ के बाद मेटल। तो जैसे कि पानी, आकाश से पानी आता है, स्पेस से आता है, यानी कि आकाश से पानी आता है जब बारिश होती है, उस पानी से जब वो पानी बीजों के ऊपर पड़ता है तो वहां पे फसलें उगती हैं, यानी कि वहां पे वुड एलिमेंट आता है, यानी कि वहां पे फॉरेस्ट बनता है। अब फॉरेस्ट से लकड़ी मिलती है, उस लकड़ी से फायर जलती है। अब जब फायर को जलाया जाता है, फायर जलती है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है, यानी कि फायर जलने के बाद राख ही तो बनती है, तो वो राख जब मिट्टी में मिल जाती है तो उसके बाद स्पेस एलिमेंट बनता है, यानी कि मेटल जो है, मेटल से ही तो मेटल हमारी धरती से ही तो निकलता है। तो यानी कि ये सब चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से ये एक कंस्ट्रक्शन का साइकिल है। सो इसको हम बैलेंस करने के लिए कंस्ट्रक्शन के साइकिल को कैसे यूज करते हैं कि अगर आपकी लाइफ में एयर एलिमेंट की कमी है, मान लो कुछ ऐसा है कि एयर एलिमेंट यानी कि आप लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे, आपका ईस्ट जोन वीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए वहां पे कुछ वाटर एलिमेंट लेके आएंगे। यानी कि हम ऐसा करेंगे कि ईस्ट में अगर आपकी ईस्ट की डायरेक्शन वीक है तो वहां पे वाटर का फाउंटेन लगाएंगे। इस तरीके से हम रेमेडीज खुद क्रिएट कर सकते हैं जब हम इस साइकिल को समझ जाते हैं। अगर फायर आपकी बढ़ी हुई है, मान लो आपको फायर बढ़ी हुई नहीं है, फायर कम है, अगर आपको लगता है कि फायर कम है तो फायर को बढ़ाने के लिए आप उसका पीछे का जो पीछे का एलिमेंट होता है, अब कोई भी इंसान है, आपको अगर कोई पूछे कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो तो कोई कोई तो है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है, तो वो कौन होता है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स करते हैं आपके, पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो जो भी साइकिल के पीछे वाला जो एलिमेंट होता है वो उसका पेरेंट एलिमेंट होता है। तो इसीलिए, और कौन है जिन जो हमेशा, जैसे कहते हैं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम कहीं ना कहीं उनको देखते हैं, है ना, या फिर हम अगर सपोर्ट करते हैं तो किनको करते हैं, हम अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, है ना, तो वहां पे जो पेरेंट एलिमेंट है वो चाइल्ड एलिमेंट को हमेशा सपोर्ट करता है। इसीलिए जो पीछे का एलिमेंट होता है, जैसे फायर का पेरेंट एलिमेंट है वुड और उसका चाइल्ड एलिमेंट है अर्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। सो जब आपको लगे कि फायर कम है, फायर को बढ़ाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एयर या फिर वुड, यानी कि आप फायर जोन में आप वहां पे प्लांट्स लगा देंगे ग्रीन कलर के, तो आपकी वो फायर एलिमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी कि अगर फायर एलिमेंट कम है
आपकी साउथ ईस्ट में किचन नहीं है ना, तो वहां पे अग्नि नहीं प्रज्वलित हो रही, लेकिन आप ना उस एलिमेंट को बढ़ाना है तो वहां पे आप उससे पिछला एलिमेंट लाके रख देंगे, यानी कि वहां पे आप ग्रीन प्लांट्स को ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा साइकिल, वो होता है हमारा डिस्ट्रक्शन का साइकिल। अब ये डिस्ट्रक्शन का साइकिल कैसा है? डिस्ट्रक्शन के साइकिल में ये होता है कि इसको कंट्रोलिंग साइकिल भी बोलते हैं। जैसे कि आपके जो भी सामने वाले हैं, यानी कि आस पड़ोस वालों से तो बड़ी दोस्ती है, लेकिन जो आपके सामने वाले हैं उनसे दुश्मनी है। तो जैसे वाटर के आस पड़ोस वाले कौन है? वाटर के आस पड़ोस वाले मेटल और स्पेस और एयर एंड वुड है। ये तो इनके दोस्त हो गए। तो यानी कि जो सामने वाले हैं, सामने वाले कौन सा हो गया? वाटर के ऑपोजिट के जो दो हैं, अर्थ एंड फायर, वो इसके दुश्मन हो गए। ठीक है। तो इन दो डायरेक्शंस को हम ये समझेंगे कि अर्थ एलिमेंट में वाटर और फायर एलिमेंट में वाटर नहीं आ सकता। ठीक है। अगर हम फायर की बात करें तो फायर के दो दुश्मन कौन है? मेटल एंड वाटर। सो बिल्कुल जो सामने वाले हैं वो दुश्मन है। एयर के दो दुश्मन कौन है? स्पेस यानी कि मेटल और अर्थ। क्योंकि कैसे? अभी जब हम बात करें एयर यानी कि वुड एलिमेंट की, तो वुड को काटने के लिए कोई भी हम यूज करते हैं, कोई हथौड़ी, कोई आरा, वो सब किससे बना होता है? मेटल से बना होता है, यानी कि वुड को वो काट रहा है तो वो उसका दुश्मन हुआ। ठीक है। इस तरीके से हम एक एनिमिटी और एक फ्रेंडली का एक समझते हैं कि जो दो सामने वाले हैं वो एलिमेंट एंटी एलिमेंट है, तो उस डायरेक्शन में हम उन एलिमेंट्स को लाना टोटली अवॉइड करेंगे। आपको पता है, अगर आग जलानी है, आग जलाने के लिए उसका फ्रेंड एलिमेंट जरूरी है। फ्रेंड एलिमेंट कौन सा है? एयर। एयर होगी तभी तो जलेगी ना फायर। लेकिन उसका एंटी एलिमेंट क्या है? फायर को बुझाने के लिए क्या डाला जाता है? पानी डाला जाता है ना, तो वो उसका एंटी एलिमेंट है। तो वो एंटी एलिमेंट, अगर वाटर, अगर आपने कभी दिया जलाने की कोशिश करे और आपके हाथ गलती से भी गीले हैं और बाती को आपका हाथ लग जाए, तो आप कितनी भी कोशिश कर ले वो बाती आग नहीं पकड़ती, क्योंकि आग में अगर पानी आ जाएगा वो एक एंटी एलिमेंट है, वो आग को बुझा देगा। ऐसे ही पानी में अग्नि चली जाएगी तो वो पानी को ठंडा कर देगी, मतलब पानी को, वहां से पानी की पावर को खत्म कर देगी। पानी में अग्नि और अग्नि में पानी, ये ऑपोजिट है। इसकी वजह से हम हमेशा ये बोलते हैं कि वाटर की डायरेक्शन का जो कलर है वो ब्लू है, और फायर की डायरेक्शन का कलर, साउथ का जो कलर है वो है रेड। तो रेड कलर नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, और इसी तरीके से साउथ में ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो इस तरीके से हम कलर्स को एंटी एलिमेंट समझते हैं, और एंटी स्पेस में हम एंटी कलर्स को भी नहीं लेकर आ सकते। ठीक है। सो उसके बाद आते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स। सो 9 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं हमारे? सूर्य, चंद्रमा, सूर्य हैं हमारे, चंद्र हैं हमारे, जुपिटर हैं, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे बुध देव। बुध देव के बाद आ जाते हैं हमारे वीनस एंड हमारे सैटर्न, और उसके बाद आते हैं हमारे राहु एंड केतु। सो ये सब हमारे प्लैनेट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं दिशाओं को समझने में, क्योंकि हर दिशा के साथ किसी ना किसी प्लैनेट का एसोसिएशन रहता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके कुछ मैसेजेस हैं वो पढ़ लेती हूँ। ओके राहुल जी, आपने लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप, क्योंकि अभी तक हमने कल का ही रिपीट किया था कि जो हमने कल समझा था। स्पेस भी फायर का ऑपोजिट है। यस, फायर जो दो सामने वाले तत्व हैं वो ऑपोजिट है। वेरी गुड। ओके। ओके, सो आरती जी हमारे साथ हैं। आरती जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। गुड आफ्टरनून आरती जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। आप कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी वास्तु प्रैक्टिस? बहुत बहुत अच्छी। मैं ये सभी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बोलना चाहूंगी, दिस इज ग्रेट मैम। जो आपको मिले हैं ना, ये भगवान इनकी बहुत लंबी उम्र करे। मुझे हाउस वाइफ से इन्होंने एक वास्तु वाली बना दिया है।
मैं साइड बाय साइड इतनी अपनी कर रही हूँ ना इनकम, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू मैम, आपका बताने का ढंग इतना सॉफ्ट एंड क्लियर ही है कि मतलब हर बात तुम्हारे माइंड में पड़ जाती है। आप कहते हैं ना आपके सपोर्ट कौन करता है, आपने अभी क्वेश्चन रखा था, तो मैंने तभी क्वेश्चन लिख लिया था, मेरी सपोर्ट मेरी मैम ने की है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में भी आती हैं। सो आई होप हाँ, बहुत अच्छे से वास्तु प्रैक्टिस चल रही है आपकी। मैं वेबसाइट भी जाती हूँ, और कहाँ मैं घर पे बैठी रहती थी, और आपने मुझे इस लायक बनाया कि आज मुझे 4 लोग पहचानते भी हैं। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ठीक है, चलिए आगे की पढ़ाई करें। कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट है, वो हमें सही करना है। हाँ, इसी को तो हम स्टडी करेंगे, कैसे पता चलेगा। बिल्कुल, हमें चीजों को बैलेंस करना है, यही वास्तु की स्टडी है। ओके, तो जिस तरीके से हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, वो 9 प्लैनेट्स हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्लैनेट है, दैट इज, हम स्टार्ट करेंगे मर्क्यूरी प्लैनेट से, जो कि हमारी नॉर्थ डायरेक्शन से आता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन से मर्क्यूरी प्लैनेट आता है। तो अगर हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो बुध से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बुध से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी कि टीथ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो भी नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगी। और हमें अच्छे अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे। जिसको बिजनेस करना है उसको अपना नॉर्थ देखना है। अगर आप नॉर्थ का जोन आप अच्छा इनहांस करके रखते हैं, जैसे कि नॉर्थ का कलर ब्लू है, तो वहां पे ब्लू कलर होना चाहिए। वाटर की जोन है तो वहां पे कुछ वाटर का एलिमेंट रख दे, तो उससे आपका वो नॉर्थ डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। उसी के साथ आपका बुध प्लैनेट भी बहुत अच्छे से आपका आपका साथ देता है। अगर बुध प्लैनेट आपका अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि अच्छे से चलेगी, है ना। तो ग्रीन उसका कलर होता है। तो जब आपके नॉर्थ डायरेक्शन की पावर को बढ़ाना है, तो आप वहां पे ब्लू के साथ साथ ग्रीन कलर को भी ऐड करेंगे। और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप किसी झरने की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज करके आप उस जोन को बढ़ा सकते हैं। सो ये होता है आपका बुध प्लैनेट। उसके बाद ईस्ट की डायरेक्शन में आ जाए, तो ईस्ट होता है आपका, ईस्ट आपका सूर्य का डायरेक्शन होता है। तो अगर कोई भी इंसान जो पॉलिटिक्स में है, उसको सूर्य की डायरेक्शन की तरफ अपना रूम रखना चाहिए, तो उसके लिए उसका ईस्ट का डायरेक्शन भी, अब ईस्ट की डायरेक्शन को इनहांस करने के लिए हमें ईस्ट में ज्यादातर आपको खुली हुई खिड़कियां रखनी चाहिए, और उस साइड में आपको ग्रीनरी रखनी चाहिए, क्योंकि वो एयर का जोन है। तो वहां पे वाटर के बाद आपका जब एयर जोन यानी कि अच्छा होगा, तो आपको सन प्लैनेट की भी कृपा मिलेगी। ठीक है, सूर्य प्लैनेट कैसा होता है, सूर्य प्लैनेट एक फादर फिगर होता है ना। फादर फिगर है तो वो आपको, अगर फादर की सपोर्ट रहेगी, जैसे कहते हैं ना कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके फादर आपको ये बोल दें कि जाओ बेटा कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तो आपको एक अलग सी पावर मिलती है। लेकिन वहीं अगर आपके फादर आपको कुछ काम करने से मना कर दें, आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे मना किया है, मैं ये काम पता नहीं ठीक से कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये हमें फादर की सपोर्ट यानी कि सन की सपोर्ट लेनी है, तो हमें ईस्ट की डायरेक्शन को चेक करना है। इन दोनों के सेंटर की जो डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर की डायरेक्शन, वो होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो है हमारी केतु और जुपिटर की डायरेक्शन। केतु जो कि हमारा ईस्ट साइड में घर हो, हाँ, फिर उसके लिए हम वहां पे आपको बताया ना रेमेडीज करेंगे। अगर वहां पे कोई विंडो नहीं बन सकती ईस्ट की डायरेक्शन में, तो उसके लिए फिर हम रेमेडीज करेंगे। ठीक है, ओके। तो ईस्ट और नॉर्थ की जो सेंटर की डायरेक्शन है, यानी कि आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, वो होती है केतु और जुपिटर की डायरेक्शन। यानी कि यहाँ पे आपका टेम्पल होना बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो कलर होना चाहिए वो जनरली ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। तो अगर जनरली आप क्या करते हैं, आप देखते हैं मंदिर, लोग, बहुत लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिरों में येलो या तो रेड कलर के कपड़े अगर बिछा दिए जाएंगे तो वो जोन डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। तो वहां पे हमेशा ऑफ वाइट या क्रीम कलर के आप कपड़े बिछाइए। अगर आपको जो भी वहां पे भगवान की अपने फोटोज वगैरह रखनी है, तो वहां पे जो कपड़े बिछाने हैं वो आपको ऑफ वाइट कलर का बिछाए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऑफ वाइट एक ऐसा कलर है जिसका कोई भी किसी भी जोन में नुकसान नहीं है। तो आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है ना कि मुझे इस कलर का यहाँ पे क्लॉथ यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बेझिझक ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो डायरेक्शन है, नेक्स्ट जो हमारा प्लेनेट है दैट इज वीनस। अभी तक हमने कौन कौन से प्लेनेट किए, हमने समझा जुपिटर, हमने समझा जुपिटर को, जुपिटर की डायरेक्शन को समझा। जुपिटर जो प्लेनेट है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे ज्ञान का प्लेनेट है, हमारी नॉलेज का प्लेनेट है। ठीक है, तो नॉलेज बढ़ती है जिनका नॉर्थ ईस्ट क्लीन रहता है। आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना है, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को आप क्लटर फ्री रखेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ भी क्लटर हो या हैवी सामान रखा होगा, तो उससे क्या होगा कि आपको ना ऐसा लगेगा कि मुझे मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही, मेरा माइंड कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, ऐसी आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज वीनस। वीनस की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, जो कि आपकी किचन की डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो वीनस क्या करते हैं, आपकी लाइफ में लग्जरी लेके आते हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे करते हैं। शुक्र का जो काम है वो आपको लग्जरी लाके देना है, आपका कैश फ्लो, ये सब देखा जाता है वीनस से। और वीनस को चेक करने के लिए आपको देखनी होती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का कलर है रेड, ऑरेंज, और इसके एंटी कलर है ब्लू ब्लैक। तो अगर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ब्लू ब्लैक आ रहा है तो आपका वीनस खराब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डायरेक्शन आती है वो आ जाती है साउथ की डायरेक्शन। साउथ की डायरेक्शन के जो हमारे प्लेनेट हैं वो है मंगल। ठीक है, मंगल प्लेनेट को अगर हमने देखना है तो हम साउथ से देखेंगे, और मंगल जो है वो हमारे करेज का प्रतीक है। अगर हमारे अंदर करेज की कमी है, किसी भी काम को करने के लिए करेज की जो जरूरत होती है, या कभी कभी अपने हक को लड़ने के लिए भी, कभी कभी हमें अपना हक लेने के लिए भी करेज नहीं आता, तो अगर किसी के अंदर हिम्मत की कमी है, करेज की कमी है, और मंगल को देखा जाता है ब्रदर से भी, तो अगर किसी को अपने ब्रदर से सपोर्ट नहीं मिल रही, यानी कि उसका मंगल कहीं ना कहीं खराब है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाना, या कोई भी ऐसी वाटर की कोई एक्टिविटी साउथ डायरेक्शन में हो रही है, तो आपका मंगल जिसको कहते हैं खराब हो गया, उससे आपको अपने ब्रदर की सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर घर का वास्तु ठीक कर लिया तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट जो डायरेक्शन आती है वो आती है हमारी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो है राहु देव की डायरेक्शन। ठीक है, हमारे जो प्लैनेट राहु हैं उनकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, और ये होता है हमारा स्टेबिलिटी का जोन। तो अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, करियर में, कभी कोई आके बोलता है ना मुझे ना जॉब से जुड़ी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बार बार जॉब छूट जाती है, कोई भी जॉब में मैं टिक ही नहीं पाता, या कोई भी बिजनेस करता हूँ थोड़ी देर ठीक चलता है उसके बाद बंद हो जाता है, यानी कि करियर की स्टेबिलिटी नहीं है। या तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं बन रही, मतलब कि पार्टनर साथ ही नहीं दे रहा, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ झगड़े हो रहे हैं,
तो यानी कि करियर या तो रिलेशनशिप अगर अनस्टेबल है तो कौन सा प्लेनेट तंग कर रहा है? राहु। और डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में कोई भी टॉयलेट, कोई भी गड्ढा या तो कोई वाटर सोर्स भी यहाँ पे होना ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये एंटी चीजें जब भी किसी भी जगह पे आ जाती हैं तो वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसके बाद अगला जो हमारा प्लैनेट है, ग्रह जिसको बोल सकते हैं प्लैनेट, वो है शनिदेव और इनकी डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन में शनिदेव हैं जो कि कर्म के कारक होते हैं, हमें अपने कर्मों का फल देने के लिए। तो वेस्ट डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मास। ठीक है, जो भी हमने कर्म किया उसके फल हमें वेस्ट डायरेक्शन से मिलते हैं क्योंकि वहां पे शनि देव का वास है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लेनेट आ जाता है वो आता है हमारा मून। तो मून कहाँ पे होते हैं? मून की जो डायरेक्शन है हमारे घर में वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हमारे मून की होती है। तो मून क्या है? हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमें सभी प्लैनेट्स क्या देते हैं, लेकिन जब हम कहीं ना कहीं इन प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, जब हम एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ते हैं तो देखने में भी हमें पता चलता है कि ये प्लैनेट्स ऐसे ही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें शनि की, तो हमने ऐसा पढ़ा है कि शनि की चाल बहुत स्लो है। तो शनि का जो मूवमेंट है हमारे अंतरिक्ष स्पेस में भी बहुत स्लो है। तो बहुत साल लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे शनिदेव को आने के लिए। इसीलिए इनकी ये क्वालिटीज हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं। अगर जुपिटर को देखें, जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है कि हजारों लाखों जो स्टोन्स पत्थर जो गिरते हैं उनसे हमारी धरती को बचाता है जुपिटर। तो ऐसा हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि जुपिटर जहां पे दृष्टि डाल दे तो वहां पे उस प्लेनेट की दृष्टि से, जुपिटर प्लेनेट की दृष्टि से, जिस हाउस पे जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है उस हाउस से रिलेटेड पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अगर किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और जुपिटर उसका फर्स्ट हाउस में बैठा है और जुपिटर की जो सामने दृष्टि होती है यानी कि बिल्कुल सामने वाले घर में दृष्टि होती है, तो वो सेवंथ हाउस पे अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो हम बोलेंगे कुछ भी हो जाए आपका डिवोर्स नहीं होगा, आपका रिलेशन अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। तो जुपिटर जहां जहां दृष्टि डालता है उन उन हाउसेस को प्रोटेक्ट कर देता है। और रियलिटी में भी जुपिटर ऐसा ही कर रहा है कि हमारी धरती को हजारों लाखों पत्थरों से बचा रहा है जो कि ऊपर से गिर सकते हैं और हमारी धरती को खत्म कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो इनकी ये क्वालिटीज हैं वो रियल में भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टोरीज बनी हुई है, स्टोरीज बाद में बनी इनकी रियलिटी को देख। अब सूरज है, जैसे कि सूरज बहुत गर्म प्लेनेट है, तो ऐसा बोलते हैं ना कि जिसका सूर्य बहुत ज्यादा सूर्य की पावर बढ़ी हुई है उस पर्सन के अंदर एक अथॉरिटेटिव नेचर हो जाता है, एक रॉब आ जाता है उसके अंदर। लेकिन अगर किसी का सूर्य वीक है तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं रहती कि वो कंट्रोल कर पाए किसी को। अब अगर एक फादर है जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो चीजों को कंट्रोल कर पाए तो वो फादर फिगर कहीं ना कहीं अपना वहां पे अस्तित्व नहीं दिखा सकते। सो इसलिए हम सूर्य की, मंगल हमें स्ट्रेंथ देता है, मंगल हमें एग्रेशन देता है। तो मंगल एक हद तक होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हद से ज्यादा मंगल बढ़ जाएगा तो इंसान का ये हाल हो जाएगा कि वो आते जाते को मारना स्टार्ट कर देगा। तो उसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारी बॉडी होती है वैसे ही हमारा घर होता है। तो अगर हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं ना प्लैनेट से, इसी तरीके से हम अपने घर को भी प्लैनेट्स के द्वारा पूरी तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी ये चीज कि जैसे कि आप अगर इस चीज को समझ जाए ना कि बॉडी और घर ये बिल्कुल सेम सेम चलते हैं, तो अगर हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अगर कहीं हम रोज नहाना छोड़ दें या रेडी होना छोड़ दें या अपनी बॉडी की केयर करना स्टार्ट ना छोड़ दें, तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि हम ठीक से खाना नहीं खा रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो भी है। लेकिन सेम वे में हम अपने घर को अगर देखें कि अगर हम घर को क्लीन करना छोड़ दें रोज रोज, तो क्या हमारे घर में भी वो प्रॉब्लम्स नहीं आ जाएंगी? सो दैट इज अगेन ये वास्तु ही है जो हमने कल भी एक स्टोरी के थ्रू समझा, एंट्रोपी। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम ठीक से टेक केयर नहीं कर रहे
तो वो एंट्रोपी के थ्रू कहीं ना कहीं खराब होनी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो जाती है। मकानों को आपने खंडर बनते हुए देखा है ना, कैसे बन जाते हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के अब्रॉड चले गए और एक टाइम आता है जब वो घर बिल्कुल जर्जर होके एकदम खंडर बन जाता है। वास्तुकारों का यही काम है कि इस एंट्रोपी को रोकना और चीजों को उनको सही शेप में रखना। हम टाइम टू टाइम क्यों अपने घरों को पेंट करवाते रहते हैं, रिपेयर कराते रहते हैं, दिस इज ऑल वास्तु। तो वास्तु कहीं ना कहीं एक जनरल वे में अपने घर को सही रखने का तरीका है। तभी मैं बोलती हूँ कि जब ये क्लासेस स्टूडेंट्स करते हैं ना, तो 5 दिन के बाद उनके मन में ऐसा होता है कि मुझे अपने घर से फालतू सामान निकालना है, अपने घर को क्लटर फ्री करना है, घर को क्लीन रखना है। एक अंदर से ऐसी एनर्जी आ जाती है, बिकॉज हम जब रोज उन बातों के फायदे और नुकसान समझ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उन चीजों को अपनी लाइफ में उतारने लगते हैं। तो जिन भी लेडीज ने वास्तु सीख रखा है ना, उनके अंदर एक क्वालिटी तो आ जाती है कि वो अपने घर को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखना सीख जाते हैं। और उन चीजों को ऑर्गेनाइज करने से लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। सो इस चीज को आप ऐसे समझेंगे कि अच्छा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कई बार ना कोई सामान पड़ा रहता है घर में और हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कभी काम आ जाएगा। उस सामान ने कोई हमारी जगह को घेर के रखा हुआ है। अब इसको अगर हम बॉडी के साथ रिलेट करें, हमने जो कल खाया, आज सुबह सुबह हम उसको निष्कासित करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हम अपने घर को भी अगर बॉडी की तरह ही समझे कि जो फालतू सामान है उसे घर से बाहर निकालना है, नहीं निकालेंगे कि घर की एनर्जी उससे क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। सो अगर हम सिर्फ इतना सा एक समझ लें कि जैसी हमारी बॉडी है वैसे ही हमारा घर है, तो हमारे घर का वास्तु काफी हद तक ठीक हो सकता है। ठीक है, सो ये वास्तु के वो लॉजिक्स हैं जिनको अगर हमने समझ लिया तो कहीं ना कहीं हम समझ जाते हैं कि हमारे घर का वास्तु कहाँ पे खराब है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वास्तु इज डी क्लटरिंग, कि आपके घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जो आपके काम में नहीं आ रहा। हो सकता है आपको लगता हो कि अभी तो नहीं आया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, लेकिन उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, तो मतलब समझ लीजिए कि उनकी एनर्जी भी खराब हो चुकी है। आप कभी उठा के देखें किसी पुरानी चीज को, कोई अलमारी में बंद करके रखी है या ऐसे किसी स्टोर रूम में रखी है, तो उसको कैसे डस्ट लगी होती है, उसको हाथ भी लगाने का मन नहीं करता, मतलब कि वो एक पॉजिटिव चीज नहीं है, उसकी एनर्जी खराब है। और वो चीज आपके घर में अगर रुकी हुई है तो वो आपके घर में ब्लॉकेजेस लेके आ रही है। ठीक है, चलिए, तो आगे का हम डायरेक्शंस के ऊपर पढ़ते हैं कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगी। तो आपके 16 जो जोन्स हैं वास्तु के, उनको आप कैसे डिकोड करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन जो होता है वो होता है अपॉर्चुनिटीज का। आपकी अपॉर्चुनिटीज आती हैं नॉर्थ जोन से। नेक्स्ट इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ एंड हीलिंग का ये जोन होता है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपको अपनी मेडिसिन रखनी चाहिए जो कि हेल्थ एंड हीलिंग देती हैं आपको। अगर आपकी मेडिसिन कहीं भी इधर उधर पड़ी रहती हैं तो वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज लेके आते हैं। यानी कि बहुत लोगों की आदत होती है कि अपनी मेडिसिन या तो किचन में रखते हैं, कि किचन में जाएंगे और पानी उठाएंगे और मेडिसिन ले लेंगे, या तो उस मेडिसिन को रखा जाता है बेडरूम में अपनी बेड साइड के ड्रॉर पे। तो बहुत लोग ऐसा करते होंगे।
जो लोग भी ऐसा करते हैं ना वो कहीं ना कहीं बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं। सो मेडिसिन बॉक्स एक बना के रखिए और उसकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ एंड हीलिंग का जोन है। अगर इस जगह पे आपकी मेडिसिन होगी तो घर में बहुत कम बीमारियां आएंगी। नेक्स्ट जो हमारा जोन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, जो कि मेंटल क्लैरिटी का जोन है। उसके बाद आ जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी की है तो यहाँ पे आप अपनी धार्मिक बुक्स रख सकते हैं, अपना मंदिर बना सकते हैं, मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, इस तरीके की चीजें होनी चाहिए यहाँ पे। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो होती है हमारी जॉय एंड रिफ्रेशमेंट की डायरेक्शन। तो हमारी जिंदगी में जो खुशियां या हम जो अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट करते हैं वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है। नेक्स्ट इज ईस्ट डायरेक्शन, जो कि हमारी सोशल एसोसिएशंस की डायरेक्शन होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि हमारा चर्निंग और एंजाइटी का जोन है। उसके बाद आता है हमारा साउथ ईस्ट, जो कि कैश फ्लो की डायरेक्शन है, हमारी वीनस की डायरेक्शन है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ का। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो स्ट्रेंथ आती है, वो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से आती है। उसके बाद साउथ डायरेक्शन फेम एंड रिलैक्सेशन का डायरेक्शन है, हमारा नेम फेम और हमें जो रिलैक्सेशन मिलती है काम करने के बाद की, वो साउथ डायरेक्शन से आती है। फिर आ जाता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये है डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर का जोन। यहाँ पे जो भी चीज रखेंगे वो किसी काम नहीं आएगी, बर्बाद हो जाएगी या सिर्फ ऐसे ही रखी रह जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा साउथ वेस्ट, जो कि रिलेशनशिप एंड स्किल्स का डायरेक्शन है। अगर किसी का साउथ वेस्ट बैलेंस्ड है तो उसके रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, अपने स्किल्स को बहुत अच्छे से वो इंसान यूज कर सकता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो होती है वास्तु में जिसको कहते हैं ना कि फेवरेट डायरेक्शन, एजुकेशन और सेविंग्स की डायरेक्शन है। तो आप अपनी मनी को सेव करना चाहते हैं तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आपको अपनी बुक्स रखनी चाहिए, और आपको अपना अगर पढ़ाई को आपने बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है, तो ये एजुकेशन की डायरेक्शन है, यहाँ पे आपको बुक्स रखनी चाहिए। और अगर आपको अपनी सेविंग्स बढ़ानी है तो इस जगह पे आपको अपनी एक तिजोरी रख सकते हैं या तो कोई मनी बॉक्स रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वेस्ट डायरेक्शन, जो कि आपकी गेन्स एंड प्रॉफिट्स की डायरेक्शन है। आपने जो भी काम किया उससे आपको जो भी गेन या प्रॉफिट मिलना है वो वेस्ट डायरेक्शन से मिलता है, क्योंकि आपको पता है ये शनिदेव की डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन से आपको क्या मिलता है, शनिदेव की डायरेक्शन से आपके कर्मों का फल। ऑल राइट, सो ये हो गई आपकी वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, दिस इज द डिटॉक्स एंड डिप्रेशन, इसको हम बोलते हैं जैसे कि कोप भवन, रानियों का कोप भवन हुआ करता था ना। तो आपको पता है कि आपने वो रामायण में सुना है कि कई कोप भवन में जाके बैठ जाती है जब वो नाराज होती है। तो ये जगह वो होती है जहां पे आपको डिटॉक्स करना है, यानी कि आपको किसी तरीके की नेगेटिविटी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो उस टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि पूरे घर में आपको नेगेटिविटी नहीं फैलानी। अगर आप उदास हो, आपका कोई ऐसा मन खराब है, तो आपको जाके उस जोन में बैठ जाना चाहिए, यानी कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए जाके आप डिटॉक्स करके आ जाएंगे और उसके बाद आप नॉर्मल फील करेंगे। नॉर्थ वेस्ट का जो जोन है वो होता है आपका सपोर्ट का और बैंकिंग का जोन। एंड उसके बाद आ जाता है आपका नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ का नॉर्थ वेस्ट है वो डायरेक्शन है अट्रैक्शन का, जिसको हमारे पुराने ग्रंथों में जो लिखा गया है राजाओं का रति ग्रह, तो यहाँ पे उनका प्लेयर रूम होता था राजाओं का। सो ये होते हैं हमारे डिफरेंट जोन्स और उनके एट्रीब्यूट्स, उस हिसाब से ही हमें यहाँ पे सब चीजें रखनी चाहिए कि हमारे बेडरूम्स किस जोन में हो, हमारी किचन किस जोन में हो, टॉयलेट्स किस जोन में हो, वहां पे हमें उन चीजों को उस तरीके से ही प्लेस करना होता है। सो ये हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं ये है हमारी वास्तु की फाउंडेशन। तो इन 5 एलिमेंट्स और इन दिशाओं को और प्लैनेट्स को जब हम बैलेंस कर लेते हैं तो हमारे घर का वास्तु भी बैलेंस हो जाता है। तो जैसे कि फायर जोन की अब हमने बात करी, जो फायर जोन है, अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, सिर्फ आपके पास एक क्लाइंट आते हैं जो आपसे ये बोलते हैं कि मुझे ना अपने घर के फाइनेंसेस को ठीक करना है, वास्तु से मेरे को चेक करके बताइए कि मेरे फाइनेंसेस क्यों नहीं ठीक।
उनके लिए आप कौन कौन सी डायरेक्शन चेक करेंगे? आप चेक करेंगे साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये तीन डायरेक्शंस को आप चेक करेंगे। तो जब आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट में सब कुछ ठीक है, तो मतलब उनका कैश फ्लो ठीक होगा। वाटर जोन जो कि नॉर्थ है, ये मनी की अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है, और जो उनका वेस्ट का जोन है वो प्रॉफिट का जोन है। अब इन तीनों को देखेंगे, और इन तीनों में ही अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये तीनों अगर दिशाएं बैलेंस है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम के हिसाब से जाके जोन को चेक करते हैं। सो अग्निकोण जो कि वीनस का कोण है, इसकी डिग्री है 135। ये हमारा दक्षिण पूर्व होता है, ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन होती है। और इसका अगर हम बॉडीज के चक्रास के साथ कनेक्शन देखें तो मणिपुर चक्र के साथ इसका कनेक्शन होता है, यानी कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। नॉर्थ डायरेक्शन मनी एंड अपॉर्चुनिटीज की जो डायरेक्शन होती है, इसके डेटी होते हैं कुबेर। तो यहाँ पे हम कुबेर को स्थान देते हैं, धन कुबेर की हम एक पिक्चर लगा सकते हैं, है ना। तो नॉर्थ का जो जोन है उसका अगर हम डिग्री वाइज देखें, 348.75 टू 11.25 ये डिग्री रहती है नॉर्थ की डायरेक्शन की। एंड यहाँ पे आपके जो बेनिफिट्स रहते हैं वो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज को लेके रहते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ का ये रीजन है आपका, एंड बिजनेस में सक्सेस का ये रीजन है, जैसे कि ये बुध की भी डायरेक्शन है। एंड आपको न्यू करियर पाथ मिलेंगे अगर आपकी ये डायरेक्शन बैलेंस्ड होगी। क्या करना है आपको बैलेंस रखने के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन को? इसको क्लटर फ्री रखना है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप कैश बॉक्स रख सकते हैं, आपका पैसा जो आपने जोड़ के रखना है वो वाला नहीं, जो आपको रूटीन में यूज होना है, यानी कि आपका आ रहा है और खर्चा हो रहा है, वो वाली मनी आप यहाँ पे रख सकते हैं, रोजमर्रा के यूज वाली। कलर्स यहाँ पे आप कौन कौन से यूज करेंगे? ब्लू या फिर ग्रीन। एंड यहाँ पे आप कोई ना कोई वाटर का सोर्स रखें जिससे कि आपको इस दिशा का पूरा बल मिल सके। सो ऐसे ही आप एक एक डायरेक्शन के ऊपर काम करते जाते हैं, और आपकी डायरेक्शंस आपको मनी फ्लो, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ ला कर देती है। तो ये मर्क्यूरी की भी डायरेक्शन है, आपको अपॉर्चुनिटीज आती हैं। वास्तु का बहुत इम्पैक्ट रहता है इस डायरेक्शन का करियर एंड फाइनेंस के ऊपर। और अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉयलेट आएगा, या तो सेप्टिक टैंक आएगा, या तो किचन आ गया, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज को बहुत ज्यादा क्रिएट करेगी प्रॉब्लम। किस चीज में? सबसे ज्यादा मनी फ्लो में और आपकी करियर ग्रोथ में। तो आपको चेक करना है कि नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए और सेप्टिक टैंक भी नहीं होना चाहिए। अगर वास्तुशास्त्र और हेल्थ को हम जोड़ें तो उसके लिए हमें कौन कौन सी डायरेक्शंस चेक करनी है? मनी की हमने कर ली बात, अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ की। उसके लिए ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट को चेक करना है, साउथ वेस्ट को चेक करना है, नैऋत्य कोण, और फायर जोन यानी कि साउथ ईस्ट को चेक करना है। इस तरीके से जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस को चेक करके वास्तु को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये है हमारा उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण। इसको हम ईश्वर को स्थान यानी कि अपने मंदिर बनाने के लिए ये जगह निर्धारित करते हैं। आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है, यानी कि हमारा जो थर्ड आई चक्र होता है उसका कनेक्शन है। तो अगर आप कभी भी देखें ना किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उसको हेडेक, माइग्रेन के इश्यूज, ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। ये जो एरिया है पॉजिटिव एनर्जी का एक पूरी तरह से भंडार होता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे गलती से भी कोई टॉयलेट आ गया, या तो यहाँ पे किचन भी आ गई, तो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो बहुत जोन्स में हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत जोन्स में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। घर के नैऋत्य कोण में अगर वास्तु दोष हो तो ये एक पितृ दोष भी क्रिएट करता है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो डेफिनेटली आपका नैऋत्य कोण जो कि साउथ वेस्ट है वहां पे वास्तु दोष आपको मिलेगा। इसकी जो डिग्री होती है वो 2 to 5 डिग्री होती है, और इसकी जो प्रॉपर दिशा होती है दैट इज साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। और पितृ दोष के कारण यहाँ पे
अक्सर ये देखा गया है कि लोग यहाँ पे अपना टॉयलेट बनवा देते हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो उसकी वजह से आपको ऐसा घर मिला कि वहां पे आपने देखा कि वहां पे टॉयलेट है। और यहाँ पे जो प्लेनेट है वो है राहु। तो राहु आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर आपके साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं टॉयलेट आ गया। सो ये है आपके वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष जैसे कि आपने स्टोरी में सुना था कि देवताओं ने और राक्षसों ने उनको उल्टा डाल के उनके ऊपर आके बैठ गए थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट आपके डेटीज बैठे हैं, और ये अलग अलग उनके कुछ मर्म स्थान बन गए, जैसे कि जिनको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरियाज। मर्म स्थान होते हैं सेंसिटिव एरियाज, और महामर्म स्थान होता है आपके घर का सेंटर, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो ब्रह्म स्थान को हम महामर्म स्थान इसलिए मानते हैं बिकॉज वहां पे कुछ भी हैवी, यानी कि पेट होता है एक वास्तु पुरुष पुरुष का जो स्टमक का एरिया। अब किसी भी इंसान के पेट के ऊपर बहुत ज्यादा भार रख देंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी तरीके से हम इस चीज को समझते हैं कि हमें सेंटर में कभी भी बहुत ज्यादा भार नहीं रखना। ठीक है, ओके। सो हमने सभी प्लैनेट्स के बारे में समझा। अब हम प्लैनेट्स को थोड़ा और ज्यादा डीपली समझेंगे। जैसे कि हम बात करें अगर सन की, जो सन प्लैनेट है वो लीडरशिप और फेम का प्लैनेट है। डायरेक्शन है इसकी ईस्ट, कलर है इसका रेड या ऑरेंज, और सूर्य का मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रॉम सह सूर्याय नमः। इसके इफेक्ट्स रहते हैं पावर, लीडरशिप, फेम, वाइटैलिटी एंड कॉन्फिडेंस। तो जिसका भी ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, यानी कि जिसका भी सन अच्छा है, उसके अंदर पावर रहेगी, लीडरशिप क्वालिटीज रहेंगी, उसको नेम फेम मिलेगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। यहाँ पे कौन कौन से आइडियल रूम्स हो सकते हैं? मेन एंट्रेंस हो सकती है, आपका लिविंग रूम हो सकता है, आपका मेडिटेशन एरिया हो सकता है, और आपका स्टडी रूम भी हो सकता है। आपको क्या क्या अवॉइड करना है यहाँ पे? अवॉइड करेंगे यहाँ पे टॉयलेट। ईस्ट में टॉयलेट होगा तो आपकी ये सब क्वालिटीज में प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे हैवी स्टोरेज होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी। डस्टबिन भी नहीं होना चाहिए। ओवरहेड वाटर टैंक, जो पानी की टंकी हमारे छत के ऊपर रहती है, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। अब वास्तु टिप यहाँ पे क्या है? कीप दिस जोन ओपन एंड क्लटर फ्री। इस जोन को आपको ओपन रखना है, एकदम खुला रखना है, और क्लटर फ्री रखना है, जिससे कि आप इस जोन की पूरी एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाए। और यहाँ पे आपको भरपूर नेचुरल सनलाइट आनी चाहिए। तो ये आपके जो सन प्लैनेट है ईस्ट जोन के, यानी कि जो प्लैनेट है, वो आपको ये सब क्वालिटीज देते हैं। अभी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक जो हमने। ओके जूही जी, आपका क्वेश्चन है, बताइए। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जी जूही जी बोलिए। वेरी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। मैम बोल रही थी कि मेरा मतलब जैसे नॉर्थ का साइड में ना किचन हो गया, और मेरा मतलब शादी का बाद पहले ही मतलब वो लोग रूम बना लिए थे, ठीक है। तो अभी हम्म। क्या, वो किचन एंड वॉशरूम एक साथ हो गए, तो उसका कुछ रेमेडीज होगा कि मतलब हम लोग कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ चीजें, कुछ जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की अगर होगी प्रॉपर, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, लेकिन नॉर्थ की फिर भी हम रेमेडी कर सकते हैं। ओके मैम, तो मतलब मेरा नॉर्थ साइड में किचन एंड वॉशरूम एक साथ में गिर गया है मैम। हाँ वैसे तो नहीं होना चाहिए, हाँ वॉशरूम और किचन एक साथ तो बहुत ही खराब है। भी नहीं चेंज कर सकते तो हम कुछ उन लोग को रेमेडीज मतलब कर। मेरा मैम, और एक चीज क्या है कि मतलब वो जो किचन है ना वो नॉन यूजेबल है, मतलब लाइक हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं ना तो हम लोग को दो किचन, एक नॉन वेज एक वेज अच्छा, किचन। तो ये हाँ नॉन कंप्लीट यूजेबल है वेज मतलब किचन वहां है। पे आग तो नहीं जल रही ना, अग्नि तो नहीं जल नहीं रही नहीं ना? बस नहीं अग्नि नहीं 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 जलनी चाहिए। नहीं नहीं।
हाँ फिर ठीक मैम है। उसमें अगर मतलब आप, कोई विजिबल नहीं है, जस्ट मतलब पूजा का सामान काम करना पड़ रहा है, बस उतना ही है। हाँ हाँ फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप उसको किचन की तरह यूज ही नहीं कर रहे ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। अगर आप किचन की तरह यूज नहीं कर रहे फिर वो आपको वो प्रॉब्लम नहीं जो देगी। वॉशरूम है हम्म। हाँ अगर यूज करेंगे तो फिर उसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। ओके, मतलब कैसी ठीक है। रेमेडीज करना पड़ेगा मतलब मैम, जो और एक जो वॉशरूम है उसका भी तो रेमेडीज करना होगा? हाँ जी हाँ जी, उसका भी रेमेडी करना होगा। ओके मैम। तो वो मैं आपको बताऊंगी ये बाद में। ठीक है, तो ठीक है अभी मैम। अभी तक जो मैं पढ़ा रही हूँ सब समझ में आया ना? हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक है, चलिए, ओके जी। ओके, बाकी के क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगी, नहीं तो हमारा ना सिलेबस छूट जाएगा। ठीक है। अभिषा जी मैं लेती हूँ आपका क्वेश्चन भी, थोड़ा सा और पढ़ लें उसके बाद क्वेश्चन लेती हूँ। ओके, तो सन के बाद है मून। मून है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमें सपोर्ट देता है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। स्लाइड सबको नजर आ रही है ना? ओके, सो कलर इसका होता है वाइट या तो लाइट ग्रे। मंत्र, ओम श्राम श्रीम श्रॉम सह चंद्राय नमः। इफेक्ट्स क्या रहते हैं? पीस ऑफ माइंड, अगर आपका मून अच्छा है तो आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे, रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे रहते हैं, क्रिएटिविटी और स्लीप भी बहुत अच्छी रहती है। आइडियल रूम्स क्या रहते हैं यहाँ पे? गेस्ट रूम, डॉटर्स रूम। डॉटर रूम उस डॉटर का रूम जिसकी मैरिज होने वाली है, या तो मैरिड डॉटर जो कभी कभी घर में आती है उसके लिए वो रूम आइडियल है। इसको हम कहीं ना कहीं स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमें अपना मास्टर बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। और अपने बेटे का रूम अगर यहाँ पे, बिकॉज ये चंद्रमा की डायरेक्शन है, एयर जोन है, ऐसा जोन है जहाँ पे परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो जो भी इस जोन में रहेगा वो वहां पे ज्यादा देर नहीं रहेगा, यानी कि आप बहुत ज्यादा घूमना फिरना स्टार्ट कर देंगे, आप घर में टिकेंगे ही नहीं अगर आपका रूम इस जोन में हुआ। ठीक है, तो इस रूम को बैलेंस करने के लिए फिर हम रेमेडीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस जोन में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए, गेस्ट रूम हो सकता है। अवॉइड क्या करेंगे यहाँ पे? फायर एलिमेंट टोटली अवॉइड करेंगे, यानी कि रेड के शेड्स टोटली अवॉइड करेंगे, और बहुत ज्यादा हैवी डेकोर भी यहाँ पे अवॉइड करेंगे। वास्तु टिप क्या होता है इस डायरेक्शन का? यहाँ पे सॉफ्ट कलर्स लगाने चाहिए, जैसे कि लाइट शेड्स ऑफ ग्रे या तो वाइट कलर, और यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्लेनेट है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर जो है फ्लो एंड अबंडेंस का प्लैनेट है, डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ ईस्ट, कलर होता है इसका येलो, मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमः। इफेक्ट्स क्या रहते हैं? विजडम, नॉलेज, ग्रोथ, ब्लेसिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी। आइडियल रूम्स क्या रहते हैं जुपिटर के लिए? आपको आइडियल रूम्स आपको मैंने बताया ये कि यहाँ पे पूजा रूम होना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की है, एंड ये स्टडी की डायरेक्शन है, मेडिटेशन का स्पेस है, वाटर बॉडीज यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का आप वाटर बॉडी यहाँ पे रख सकते हैं, फाउंटेन रख सकते हैं, वाटरफॉल रख सकते हैं, नहीं तो एक मटके में पानी भर के रख दीजिए, लेकिन मटका ध्यान रखना है कि रेड कलर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के मटके तो रेड कलर के ही आते हैं, उसको आपको बाहर से व्हाइट पेंट कर देना होगा अगर आपको मिट्टी के मटके में यहाँ पे भर के पानी रखना है। ठीक है। अवॉइड क्या करेंगे यहाँ पे? आप टॉयलेट को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल मना है यहाँ पे टॉयलेट, किचन, किसी भी तरीके की गंदगी, क्लटर या तो हैवी फर्नीचर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वास्तु टिप, प्लेस सेक्रेड सिंबल्स, यहाँ पे आप सेक्रेड सिंबल्स यानी कि स्वास्तिक का सिंबल लगा सकते हैं, ओम का सिंबल लगा सकते हैं, और फाउंटेन्स रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्स, मंगल, जो कि हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी देता है,
डायरेक्शन होती है इसकी साउथ और कलर होता है इसका रेड। अब साउथ की डायरेक्शन में आपको रेड कलर देना चाहिए, बट इतना ज्यादा नहीं कि मंगल की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो पूरी की पूरी वॉल रेड पेंट कर दें, ऐसा नहीं करना। आप थोड़ा थोड़ा कुशंस रख दें, कर्टन्स लगा सकते हैं, हल्का फुल्का रख सकते हैं। और रेड शेड के कलर्स यानी कि पीच भी दे सकते हैं, पिंक भी दे सकते हैं, कि रेड की टोन के कलर्स दे सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भूमाय नमः। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? करेज, पैशन, ड्राइव, डिसिप्लिन देता है आपको। आइडियल रूम्स क्या रहेंगे यहाँ पे? किचन, जिम एंड स्टोर रूम, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही मंगल की है। तो किचन का क्या काम है? अग्नि का काम है, तो यहाँ पे किचन। जिम का क्या काम है? जिम में तो हम मंगल की ऊर्जा को ही स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो मेहनत इज इक्वल टू मंगल। स्टोर रूम, स्टोर रूम हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें साउथ को हमेशा हैवी रखना होता है। अवॉइड क्या करेंगे? कोई भी वाटर रिलेटेड चीजें यहाँ पे अवॉइड करेंगे, इवन की बाथरूम को भी हम साउथ में अवॉइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है वास्तु टिप। यहाँ पे आपको कॉपर के एलिमेंट्स रखने चाहिए, या तो कोई रेड कलर की चीज रखनी चाहिए मंगल की ऊर्जा को इफेक्ट देने के लिए, उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिसको हम बुध बोलते हैं, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस का है। बिजनेस करने के लिए बुध का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन होती है इसकी नॉर्थ, कलर होता है ग्रीन। मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः। इफेक्ट्स होते हैं बिजनेस, लॉजिक, लर्निंग, कम्युनिकेशन। आइडियल रूम्स होते हैं स्टडी रूम, ऑफिस एंड लाइब्रेरी। अवॉइड क्या करेंगे यहाँ पे? टॉयलेट एंड अनयूज्ड कॉर्नर, कोई भी ऐसा कॉर्नर जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे उसको अवॉइड करेंगे, और यहाँ पे टॉयलेट को टोटली अवॉइड करेंगे। वास्तु टिप क्या रहेगा? ग्रीन प्लांट्स रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि तुलसी रख सकते हैं, और मर्क्यूरी बुध का यंत्र लगा के रख सकते हैं इस जोन को एक्टिवेट करने के लिए। मनी प्लांट भी रख सकते हैं। नेक्स्ट इज वीनस, शुक्र, जिसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, कलर है व्हाइट और पिंक। मंत्र ओम द्राम द्रीम सह सूर्याय नमः। इफेक्ट्स क्या रहते हैं? लव, ब्यूटी एंड प्रोस्पेरिटी एंड कंफर्ट। आइडियल यहाँ पे रहते हैं, अगर हम बेडरूम बना सकते हैं इस जगह पे, ठीक रहता है। ड्रेसिंग एरिया अच्छा रहता है, और गेस्ट रूम भी अच्छा रहता है। अवॉइड क्या करेंगे? यहाँ पे क्लटर का अवॉइड करेंगे, फायर को एंड वाटर एलिमेंट टुगेदर। हम फायर और वाटर को इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि फायर का तो जोन ही है साउथ ईस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे पानी भी लेकर आ गए, यानी कि वाटर हैवी कोई वाटर एलिमेंट रख दिया, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे आपको क्या रखना चाहिए? प्लेस फ्रेश फ्लावर्स और अ डिफ्यूजर विद प्लेजेंट फ्रेग्रेंस इन दिस एरिया। तो यहाँ पे आपको कुछ अच्छी खुशबू जरूर लेकर रखनी चाहिए, आपके वीनस को इनहांस करने के लिए। नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न की जो दिशा है वो है वेस्ट, कलर है डार्क ब्लू और ब्लैक। डिसिप्लिन और कर्मा की ये डायरेक्शन है। मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः। इफेक्ट रहते हैं इसके जस्टिस, फोकस एंड हार्ड वर्क और स्टेबिलिटी। आइडियल रूम्स कौन कौन से रहते हैं? यहाँ पे आप स्टोरेज रूम बना सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें अपने घर का स्टोर किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में आप स्टोर बना सकते हो। भारी भारी फर्नीचर रख सकते हो, यहाँ पे हैवी कोई भी इक्विपमेंट्स रख सकते हो। आपका फाइलिंग रूम हो सकता है यहाँ पे। अवॉइड क्या करना है आपको? बेडरूम और क्रिएटिव जोन्स, कुछ भी क्रिएटिव वर्क करने के लिए ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। या तो आपको बेडरूम भी इस डायरेक्शन में कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं देता। वास्तु टिप क्या रहता है? यूज अर्दी मटेरियल्स, प्लेस ग्राउंडिंग। आपको अर्दी मटेरियल्स यहाँ पे जमीन से जुड़ी जो चीजें होती हैं, यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स, वो रखने हैं। आपको ग्राउंडिंग ऑब्जेक्ट्स रखने हैं, जैसे कि पत्थर, स्टोन्स रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको शनि यंत्र लगा देना चाहिए इस डायरेक्शन की पॉजिटिविटी को लेने के लिए। उसके बाद आ जाते हैं राहु और केतु। सो राहु एंड केतु जो प्लैनेट्स हैं, वो उनके लिए डायरेक्शंस हैं। हमारी राहु की साउथ वेस्ट, कलर है स्मोकी ब्लू एंड ग्रे। मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रो सह वे नमः। इफेक्ट क्या रहते हैं? सडन गेन्स और सडन लॉसेस। अगर खराब है तो सडन लॉस दे देगा,
अच्छा है तो सडनली कोई ना कोई बड़ा फायदा करवा देगा। मिस्ट्री से कनेक्टेड है, ये फॉरेन कनेक्शन से कनेक्टेड है। आइडियल रूम रहते हैं, मास्टर बेडरूम यहाँ पे बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग रूम, अब घर में या बैंक में एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है जहाँ पे आपकी चीजें बहुत सेफ एंड सिक्योर रहती हैं। मैनेजमेंट एरियाज भी इसके लिए बहुत अच्छा है। अवॉइड क्या करेंगे, यहाँ पे फायर एलिमेंट अवॉइड करेंगे, स्पिरिचुअल कॉर्नर्स को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, यानी कि मंदिर वगैरह इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। वास्तु टिप, कीप दिस एरिया हैवी एंड क्लोज, इस एरिया को बंद रखेंगे, यहाँ पे खिड़कियां दरवाजे नहीं होने चाहिए, इस एरिया को बंद रखना चाहिए और भारी रखना चाहिए। यहाँ पे आपकी अलमीराज, बुक शेल्फ, और अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं रख पा रहे तो कम से कम आप वहां पे कोई मिट्टी का बड़ा सा मटका रख दें या तो मिट्टी का गमला रख दें जिसमें मिट्टी भी डाली हो, तो उसको आप हैवी कर देंगे, बड़ा जो हैवी गमला होता है वो रखेंगे। वास्तु टिप, कीप दिस एरिया हैवी एंड क्लोज, प्लीज ग्राउंडिंग एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप क्रिस्टल्स रखें। राहु के बाद है केतु, मोक्ष और स्पिरिचुअल ग्रोथ के ये प्लैनेट हैं। डायरेक्शन रहती है इसकी सेंटर एंड नॉर्थ ईस्ट। कलर रहता है स्मोकी ग्रे या तो मडी ब्राउन। मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। इफेक्ट्स रहते हैं डिटैचमेंट, एनलाइटनमेंट एंड लिबरेशन। आइडियल रूम्स, मेडिटेशन एरिया, तो आपके घर का जो सेंटर है वहां पे आप मेडिटेशन एरिया बना सकते हो या तो नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो। स्टोरेज फॉर स्पिरिचुअल, आपकी कोई स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनको वहां पे आप रख सकते हो। अवॉइड क्या करेंगे, ब्राइट कलर्स, नॉइज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, एक्टिविटी जोन नहीं बनाएंगे, और वास्तु ट्रिप यहाँ पे कम से कम डेकोर करेंगे, स्पिरिचुअल बुक्स रखेंगे, अगरबत्ती या धूप यहाँ पे जलाना बहुत अच्छा होता है, और रुद्राक्ष के बीड्स यहाँ पे रखना बहुत शुभ होता है। अब राहु केतु के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है, क्या स्टोरी है वो, तो स्टोरी कुछ ऐसे है, मैं स्क्रीन हटा के आपको स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ, तो राहु केतु की स्टोरी कैसी है कि जब सागर मंथन हुआ, तो सागर मंथन के दौरान राक्षस और देव सागर मंथन कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें निकली उसमें से धनवंतरी भगवान भी निकले, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, ऐसी बहुत सारी चीजें निकली, और कुछ चीजें राक्षसों को मिल रही थी, कुछ चीजें देवताओं को मिल रही थी। जब उसमें से अमृत कलश निकला, तो अमृत कलश आ गया देवताओं के हाथ में। तो एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, जब उसने देखा कि ये अमृत कलश तो देवताओं के पास चला गया, तो वो बहुत हैरान परेशान हुआ कि अरे हमें क्यों नहीं मिला अमृत कलश, क्योंकि उनको ये पता था कि जिसने भी अमृत का पान कर लिया वो अमर हो जाएगा और वो हमेशा रहेगा। तो फटाफट से स्वर भानु ने क्या किया, देवताओं के कैंप में जाके बैठ गया, उसने अपना भेष बदल लिया, देवताओं जैसी लुक लेकर वो वहां पे जाके बैठ गया, और जब अमृत पान देवता कर रहे थे तो वो भी अमृत पान करने लगा। लेकिन जब वो अमृत पान कर रहा था तो विष्णु भगवान की उनके ऊपर नजर पड़ी कि अरे ये तो राक्षस है स्वर भानु, और ये देवताओं के साथ बैठ के कैसे अमृत पान कर रहा है। तो जैसे उन्होंने देखा विष्णु भगवान ने, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और वो सुदर्शन सुदर्शन चक्र जाकर उसकी गर्दन काट दी, और काट दी तो राहु बन गया जो उसका हेड था, और केतु बन गया जो उसका धड़ था। सिर और धड़ अलग हो गए। अब क्योंकि अमृतपान कर चुका था तो फिर अमरता को तो प्राप्त हो ही गया, और वो भी ग्रहों की श्रेणी में आ गए उसके बाद से, यानी कि राहु और केतु भी प्लैनेट्स बन गए। इस वजह से हम हमेशा देखते हैं कि जो राहु से जो लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उनके दिमाग हमेशा चलता रहता है, आइडियाज बहुत आते हैं, लेकिन उनका अगर केतु संतुलित नहीं होगा तो वो उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और केतु वाले लोग पूरी तरह से डिटैच होते हैं क्योंकि उनके पास सिर नहीं होता। सो इस तरीके से ये स्टोरी की वजह से हम राहु केतु को इस तरीके से सिर और धड़ की तरह इनकी हम पिक्चर को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हुए हमारे 9 प्लैनेट्स। ओके, सो आगे हम क्या करेंगे, वेट।
ओके, थोड़ी सी और पढ़ाई कर लें या आगे की कल करें? थक गए हो? करें कंटिन्यू? कर सकते हैं अभिषा जी। आप कैमरास तो ऑन नहीं कर रहे, मैं किसको पढ़ाऊं? सिर्फ लक्ष्मी जी और अभिषा जी का मुझे चेहरा दिख रहा है, बाकी सब तो घूंघट डाल के बैठे हैं। ऐसे घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, पता है ना आपको? सो प्लीज कैमरास ऑन करिए। मेरी एनर्जी, मुझे नींद आने लगती है फिर काले काले डिब्बे देख के। वैसे भी गर्मियों की दोपहर में आपको पता है कितनी नींद आती है। किचन के रिलेटेड प्रॉब्लम है सिमरन जी। सब सीखेंगे, सब सीखेंगे कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। तो चलिए अब हम, ओके राहुल जी ऑफिस में है तो कोई बात नहीं, जो भी कर सकते हैं, बिकॉज देखो ये एनर्जी तभी हमारी अच्छे से कनेक्ट होती है जब हम सामने से देख कर बात करते हैं ना, तो जरूरी है कैमरास ऑन करना। बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, उतना ही अच्छा आप पात्रता में आ जाते हैं ना। ओके, नेट इशू है, कोई बात नहीं, जिसकी प्रॉब्लम है, किचन की सेल्फ ब्लैक है, दिस इज अ प्रॉब्लम, नहीं होनी चाहिए, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंसेस की, कि कौन कौन सी आपकी घर की जो 50% वास्तु की प्रॉब्लम होती है ना, वो आपके घर की मेन एंट्रेंस से होती है। आपको जैसे मैंने बताया कि आपको एंट्रेंस कैसे चेक करनी है, तो किस किस डायरेक्शन में क्या क्या अच्छी एंट्रेंसेस होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट गुड एंट्रेंसेस, कौन कौन सी एंट्रेंसेस अच्छी होती हैं। अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें, हर एक साइड में ऐसा होता है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट 4 डायरेक्शंस लेते हैं, हर डायरेक्शन में 8 8 एंट्रेंसेस होती है, यानी कि हर डायरेक्शन को 8 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो जब हम टोटल देखते हैं तो 32 द्वार हमें मिलते हैं, 32 एंट्रेंसेस होती हैं, क्योंकि 4 जोन्स होते हैं और उनको हम हर डायरेक्शन में 8 एंट्रेंसेस देखते हैं। लेकिन वो आठों की आठों अच्छी एंट्रेंसेस नहीं होती। तो अगर हम नॉर्थ की डायरेक्शन की बात करें तो N1, यानी कि उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट की डायरेक्शन की, तो ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो E1 to E8 तक होती है। साउथ की N1 से लेकर नॉर्थ में N1 से लेकर फिर N2 N3 N4 ऐसे N8 तक डायरेक्शन आती हैं। ईस्ट में भी E1 से लेकर E8 तक, साउथ में भी S1 से लेकर S8 तक, W1 से लेकर W8 तक होती है हमारी वेस्ट की डायरेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, नॉर्थ। अब हम बात करेंगे नॉर्थ की अच्छी एंट्रेंसेस कौन सी है। आपका घर मान लो नॉर्थ फेसिंग है, तो वहां पे हम N3 की जो डायरेक्शन होती है वो होती है बहुत अच्छी डायरेक्शन। वहां से लॉट ऑफ मनी एंड मोर मेल प्रोजनी, यानी कि लड़के घर में ज्यादा पैदा होते हैं और पैसा बहुत आता है। N3 के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट डायरेक्शन है दैट इज N4, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन का फोर्थ पद, अबंडेंस फॉर इनहेरिटेड एंड अर्नड मनी। अबंडेंस का मतलब है कि बहुत ज्यादा पैसा, यानी कि कहाँ से पैसा आएगा, आपने जो अर्निंग करी है वो, और आपको इनहेरिटेंस में भी मिलेगा। तो N4 N3 से भी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आ जाता है N5। N5 क्या है? रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। अगर N5 में आपको एंट्रेंस देनी है, कोई आप मंदिर वगैरह बनवा रहे हैं उसकी एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर आप घर में भी चाहते हैं कि लोगों का दिमाग हमेशा रिलीजन में रहे, रिलीजियस बने घर के लोग, तो N5 में उनको एंट्रेंस दे सकते हैं। N8, N8 जो डायरेक्शन है हायर बैंक बैलेंस की डायरेक्शन है। अगर N8 में किसी का एंट्रेंस होगा, मेन गेट होगा, तो बहुत अच्छा उसका बैंक बैलेंस होगा। अच्छे तरीके से आए पैसा, बुरे तरीके से आए, लेकिन पैसा तो आएगा बाय हुक और बाय क्रो। इसका जो लॉर्ड है डायरेक्शन का वो है मर्क्यूरी। नेक्स्ट इज ईस्ट डायरेक्शन।
ईस्ट में आपको ईस्ट डायरेक्शन में E3 और E4 दो एक अच्छे पद मिलते हैं। मनी, प्रॉफिट एंड सक्सेस देता है आपको E3, एंड E4 देता है मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो आपको बड़े बड़े लोगों से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है अगर आप E4 डायरेक्शन में अपना मेन एंट्रेंस रखते हैं। उसके बाद आ जाता है साउथ। साउथ में, साउथ इज अ वेरी ट्रिकी जोन, इसलिए यहाँ पे बहुत सोच समझ के लोग बोलते हैं ना कि साउथ एंट्रेंस खराब है, लेकिन साउथ के भी सभी डायरेक्शंस खराब नहीं होते। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक से काम लेना पड़ता है, यानी कि S2 अगर देंगे किसी को, S2 आपको जॉब में ग्रोथ देता है। ठीक है, तो अब किसी को बिजनेस करना है और उसका एंट्रेंस S2 का है, तो वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है, सिर्फ उसके लिए फायदे वाला है जिसको जॉब करनी है। तो यहाँ पे S2 भी एक तरीके से हम हर किसी को नहीं दे सकते। S3, इमेंस प्रोस्पेरिटी एंड मनी। सो S3 में इतनी पावर है कि जैसे कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक पहुंचाने की पावर है, तो S3 बहुत ही अच्छा है। S4, S4 जो है यानी कि साउथ डायरेक्शन का जो फोर्थ पद है, दैट इज बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड का बर्थ होगा, एंड वहां पे क्या होगा, आपको प्रोडक्टिव आउटपुट मिलेंगे। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको जो आउटपुट है, आउटपुट बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव मिलेगा, तो आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा आपको, आपके एफर्ट्स का अच्छा फल मिलेगा S4 में। फिर भी अगर हम बात करें बेस्ट, तो फिर यहाँ पे S3 है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल जोन है। इसका जो लॉर्ड है दैट इज मंगल यानी कि मार्स। वेस्ट की कौन कौन सी बेस्ट एंट्रेंसेस हैं? W3 एंड W4। W3 आपको लाके देता है बहुत ज्यादा पैसा, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, और W4 देता है जनरल हैप्पीनेस इन लाइफ, यानी कि खुशी है, पैसा है नहीं है लेकिन वो इंसान खुश रहता है। तो अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे तो बस खुशियां चाहिए जिंदगी में, तो उसको आप W4 देंगे, वो कम में भी खुश रहेगा, उसको फिर पैसे की वो नहीं रहेगी कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये लोग जो हमेशा W4 में रहेंगे, हमेशा खुश रहने वाले हैं लोग। तो इस तरीके के जोन में हम जैसे कि कोई वृद्धाश्रम बना रहा है, उसको W4 में हम एंट्रेंस दे सकते हैं, क्योंकि वृद्धाश्रम में या बाल भवन जो होते हैं वहां पे क्या चाहिए, खुशियां चाहिए। तो वहां पे हम W4 में, तो उस हिसाब से हमें एंट्रेंसेस देनी होती है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में भी आगे करेंगे। इसके लॉर्ड होते हैं सैटर्न यानी कि शनिदेव। तो अच्छा, अब हर डायरेक्शन में जैसे कि आपने समझा कि हर डायरेक्शन में एक एक प्लेनेट है, तो ये उसी का चार्ट है। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में मून, नॉर्थ में मर्क्यूरी, नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर, वेस्ट में सैटर्न, ईस्ट में सन, साउथ ईस्ट में वीनस, साउथ में मार्स एंड साउथ वेस्ट में राहु। ठीक है, तो आपको आज बेस्ट एंट्रेंसेस भी समझ में आ गई कि कौन कौन सी होती हैं। हाँ, ये पद कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इनकी भी डिग्रीज होती हैं, वो मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से आपने किस डिग्री पे कौन सा पद आता है। बेसिकली वास्तु को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब आप अपना 2 स्केल मैप बनवाते हैं, आपके घर का एक नक्शा होता है, आप उसका मैप जब बनवाते हैं तो आपको एग्जैक्टली बन के आ जाता है कि किस डिग्री पे आपका कौन सा जोन आ रहा है। जब आपको डिग्रीज क्लियर हो गई तो आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और वैसे भी अगर आप कंपास से चेक करते हैं कि आपका घर किस डिग्री पे है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से पद विन्यास पे एंट्री आ रही है। ठीक है, हाँ, मैं आपको एक बार डिग्रीज का चार्ट भी शेयर कर देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये है आपका चार्ट जो आपको डिग्रीज बताता है।
है ना। तो डिग्रीज में आपको ये पता चलता जाता है कि नॉर्थ की डिग्री 360 है, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की 22 डिग्री है। इस तरीके से ये आपकी डिग्रीज होती हैं, सभी डायरेक्शन की डिग्रीज होती हैं। तो ये डिग्रीज से आपको पता चलेगा। और एक आता है वास्तु चक्र, उसके ऊपर आपको पद विन्यास लिखे हुए होते हैं कि कौन सा पद विन्यास पे कौन सी डिग्री आ रही है। तो वो सब सीखेंगे, सब मैं आपको बताऊंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डायरेक्शंस का। सो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा, आपको किस डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन हो रही है। तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। आगे की स्टडी हम कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और डीपली स्टडी करेंगे डायरेक्शंस को, और ये भी समझेंगे कि किस डायरेक्शन में आपका बेडरूम होगा तो आपको क्या रिजल्ट देगा, किस डायरेक्शन में आपका टॉयलेट होगा तो क्या रिजल्ट देगा, किस डायरेक्शन में किचन होगा तो क्या रिजल्ट देगा। ये सब चीजें हम आने वाले 3 दिनों में बहुत अच्छे से समझेंगे। सोमा जी अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी। अच्छा मैम, मैं पूछ रही थी ये जो हम लोग जो वास्तु सीख रहे हैं तो ये कि हम लोग क्या सिर्फ होम का सीख रहे हैं या फिर ये सब ये हम लोग जैसे अदर्स जैसे इंडस्ट्री हो या फैक्ट्री हो या हॉस्पिटल हो या स्कूल हो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं मैम? हाँ, हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब उस जगह के लिए कोई अलग से नहीं है, मतलब अलग कुछ सीखना नहीं है मैम? नहीं, आपको देखो, इंडस्ट्रियल वास्तु भी एक होता है, लेकिन जब आप पहले रेजिडेंशियल वास्तु सीखते हैं, इसको समझते हैं, आपको जोन समझ में आ गया। अब किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी भट्टियां लगी हुई हैं या ऐसा कुछ भी है, तो आपको पता है कि वो चीज नॉट, अभी बॉयलर्स होते हैं, भट्टी होती है ना, जहाँ पे मेल्टिंग का काम होता है। तो ये जहाँ पे भी अग्नि से रिलेटेड काम हो रहा है, आपको पता है कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी आने वाले 3 दिनों में जब आप और डीपली सीखेंगे ना, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एक बार आप बेसिक ऑफ वास्तु समझ जाएंगे ना, तो आपको उन्हीं चीजों को कैसे इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना है वो भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन इन 5 डेज में तो मैं आपको बस बेसिक ही समझा पाऊंगी। इंडस्ट्रियल एक बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है, तो इतना 5 दिन में तो नहीं करवा पाऊंगी। ठीक है। अच्छा मैम, क्या ये होम और ये स्कूल क्या है एक ही, मतलब एक ही वास्तु फॉलो किया जाता है? हाँ, बेसिक वास्तु, वास्तु के बेसिक नियम तो वही रहते हैं, वो तो नहीं बदलते हैं। ओके मैम। और एक मैम, मैंने कल आपसे पूछा था ना कि मैम मेरा घर मतलब एक फ्लोर में एक एक फ्लोर में करके घर, हम्म। तो वो सेंटर में मेरा कट है मैम, मतलब कि वो सेंटर पूरा ऊपर छत से लेके नीचे तक पूरा कट है, आंगन जैसा, जैसे पहले का नहीं होता था आंगन और साइड में रूम। तो मैं कैसे लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं जब इस तरीके की, जिसको हम कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी का कोई मुंह सिर पैर ही नहीं है, तो वास्तु ही खराब है पूरे घर का। तो आपको ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी में। इसीलिए मैं आपने कहा था ना कि सेंटर में जाके कॉम्पस से आइडेंटिफाई करने, तो मैं तो कट है तो मैं तो सेंटर में जाके भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी मैम। नहीं नहीं, फिर मतलब सेंटर जोन पूरा जो उस घर का जो सेंटर है, कट कैसे हाँ, है मतलब सेंटर में? मतलब कि वो रेलिंग टाइप का है मैम, मतलब कि छत से लेके आप नीचे ग्राउंड फ्लोर अच्छा, तक देख सकती है, थर्ड फ्लोर से समझ। लेके ग्राउंड फ्लोर तक। हाँ, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कहीं भी एक जगह पे अच्छा, वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे तो खड़े हो सकते हैं ना। हाँ मैम, ग्राउंड फ्लोर तो में पर ग्राउंड फ्लोर रहते से आप, नहीं हम लोग ये ना, ग्राउंड फ्लोर में। ये काम ना आप पर्सनली, मतलब ये बहुत ज्यादा टेक्निकल काम है, तो ड्राफ्टमैन से ही बनवा पाएंगे आप अपने घर का जो वास्तु है ना। ओके मैम, थैंक यू मैम। आज और ये मैम, टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, मैंने एग्जैक्ट टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना हम चाहिए? पढ़ाई करेंगे इसकी, अभी 3 दिन और है ना, तो मैं बताऊंगी आपको टॉयलेट कहाँ पे होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। किचन ओपन है, बट इसके साथ बाथरूम है, टॉयलेट सीट।
साउथ फेसिंग, बट आई थिंक नॉर्थ में है, कोई प्रॉब्लम है क्या? किचन ईस्ट फेसिंग है। बहुत सारी चीजें लिख दी एक ही बार में, एक एक करके मैं पूछती हूँ। अनु जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, मैम नमस्कार। राधे राधे। या नमस्कार मैम। नमस्कार अच्छा, जी। थैंक यू सो मच यार, यू गिविंग गुड नॉलेज। सच में ये बहुत ही समझ में अच्छी आ रहा है? नॉलेज है हमारे लिए। आई एम ट्राइंग माई जी बेस्ट मैम, बहुत अच्छे कि से समझ आ रहा है। एक या इजी बिल्कुल लैंग्वेज परफेक्ट, में आप आपको बहुत अच्छे समझा से समझा पाऊँ। रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। जी, जस्ट मेरा ये क्वेश्चन था। मैं कई चीजें समझ रही हूँ और मॉडलिटी में जा रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ कई चीजों की। तो ये इसमें जिज्ञासा हो रही थी कि ये वाली चीज मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी जाननी है, और बहुत डीप में और अच्छे से, जैसे आप बहुत अच्छे से तरीके से समझा पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस बात के लिए। और एक और चीज कि जैसे हमारे यहाँ पे मैंने अब चेक कर रही हूँ, तो पता लग रहा है कि हमारे जो साउथ में है, साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ जो अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे पूरा का पूरा हमारे दो दो बाथरूम बने हुए हैं, एक भी नहीं। ओ, पहले एक बाथरूम था और एक स्टोर रूम था। तो अब हमने उसको दोनों को, स्टोर रूम को भी अचानक ही रेनोवेट कराने के बाद उसको भी हमने वॉशरूम बना दिया। तो ओके। अभी वही मैं चाह रही हूँ कि उसके लिए हम मतलब क्या चीज ऐसी करें जिससे मतलब थोड़ा बेटर हो। कि मैं अब नाइट में आप, वैसे उसके लिए मतलब वो आपके जला रही पास हूँ अभी बल्ब। 3 दिन और हैं स्टडी करने के लिए, तो आप काफी कुछ और समझेंगे। ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और एक और चीज मैम, जैसे कि किचन की साइड होता है कि जैसे एक चीज है कि हम लोग अगर घर की एंट्री हम लोग अगर हम देख रहे हैं बाई फेस कि हम चेक कर रहे हैं सारा, तो वो तो ठीक है। बट अगर हमें किसी कमरे के अंदर पर्टिकुलर जाकर एक चीज को पूरी डायरेक्ट करना, तो वो किस तरीके से किया जाता है? नहीं, वो रूम कैसे के होगा? अंदर क्योंकि हर कमरे प्रदीप, के अंदर कुछ हर कमरे का वास्तु अलग से नहीं देखा जाता। सेंटर में खड़े होके पूरे घर का ही वास्तु देखा जाता। बट जैसे होता है कि हमें सर की दिशा कैसे रखनी है, तो वो वहीं से उधर से डिसाइड हो जाएगा, हाँ हाँ, बाहर से जोन एंटर। जोन निकालते हैं ना हम, जोन कौन सा है। ओके। और जी डायरेक्शन जी जी। वाइज अगर हम बात करें, जब भी सोना है और किसी भी डायरेक्शन में सिर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नॉर्थ में आपका हेड नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है, साउथ में भी ठीक रहता है। साउथ में तो ठीक बहुत है। अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। साउथ की तरफ हेड करने से आपको अच्छी नींद आती है। ओके ठीक है मैम, एक्चुअली थैंक यू सो अभी मच। 3 दिन में और चीजें पढ़ने वाले हैं ना, तो फिर क्लैरिटी हो जाएगी लास्ट डे तक आते आते। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं वो कर रही कि भाई कहीं सारी बात निकल जाए हाँ, इसलिए नहीं नहीं, आप जो कराओ। पढ़ा रहे हैं इजीली उसको लेंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा ग्रास्प स्लो कर रहे चल रही हूँ। कल कल और पढ़ेंगे, इससे 2-3 दिन में हमारी कंप्लीट होगी, काफी काफी हैं। जिज्ञासा शांत हो जाएगी आपकी। जी मैम, आज जस्ट फर्स्ट डे था, बट आपकी आई थिंक आपने कुछ दी है, पुरानी वीडियोस भी दी है शायद ना। हाँ, कल तो कल मुझे भी थी देखना ना था क्लास, उसको। आप वो भी वीडियोस देख लेना। हाँ जी। कल भी थी। हाँ जी, मैंने देखी नहीं, बट जरूर देखूंगी। मैं उनको चेक करूंगी अच्छे से, आराम से, तो इजी हो जाएगा काफी मेरे लिए। जी जी, ठीक है, मोस्ट। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे जी, माधवी जी। हम्म, रिवा जी, ये आप जैसे आपने कहा ना कि नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अगर जी है तो उसकी रेमेडीज है। नॉर्थ में जी। टॉयलेट है एक्चुअली। जो जब वास्तु बन रहा था ना, तभी एक आए थे और उन्होंने सब करके दिया, फ्लोरिंग में सब क्रिस्टल्स वगैरह रखे हैं और हम्म। इमेज रखे वगैरह, काफी कुछ उन्होंने अपने हिसाब से करके गए। लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग जैसा लगता है, तो मैंने हाँ, बोला तो कि आप मैं अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, अभी आप 3 दिन और प्लान। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, और आपका क्या जो ट्रीटमेंट हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई करके चला गया तो वो ठीक ही करके गया हो। आपको तभी तो कहते हैं कि जो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है ना। मैं ना बहुत साल पहले, मुझे बहुत जिज्ञासा रहती थी एस्ट्रोलॉजी में, अच्छा मेरे ये प्लैनेट्स क्या बोलते हैं वो। तो मैं ना डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर से पूछती रहती थी कि हम्म। क्या क्या मतलब मेरा सन कैसा है, मेरा मून कैसा हम्म। है, तो पूछ। फिर कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो फिर एक ऐसा लगा कि वाई नॉट, इसको स्टडी ही कर लें।
तो जब स्टडी किया तो बहुत क्लैरिटी मिली कि हर इंसान सच ही नहीं बोल रहा। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको उनका मतलब क्या है कि सिर्फ पैसा कमाना है। आपको कोई ना कोई चीज से डरा देंगे और फिर आपसे पैसा कमाना है, उनका वो आपको रियल बात बताते ही नहीं है। लेकिन जब हम खुद स्टडी करते हैं तो हमें चीजों की बहुत क्लैरिटी मिलती है, विद लॉजिक हम चीजों को समझ पाते हैं कि कहाँ पे क्या है। अभी फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि मैम मुझे किसी ने बोला कि साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक है तो बहुत बड़ा दोष है, तो वो कैसे। उन्होंने वैदिक वास्तु के हिसाब से उनको बता दिया। वैदिक यानी कि पुराना वास्तु है ना, पुराने टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। साउथ वेस्ट में वाटर का मतलब है कि साउथ वेस्ट में कोई पानी का कोई कुआं या कुछ भी ऐसा। लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक पिछले जमाने में तो वो पॉसिबल ही नहीं था, तो उस टाइम पे उसे गलत माना गया था। लेकिन आज के टाइम पे पानी की टंकी जो एक भारी है, और हमने ये सीखा है कि साउथ की डायरेक्शन को हमें हैवी रखना है। तो आज की डेट में साउथ वेस्ट में या साउथ में पानी की टंकी होना गलत नहीं है, सिर के ऊपर अगर आ रही है। हाँ, इतना जरूर है जहां पे वाटर टैंक है उसके नीचे जो भी एरिया है वहां पे सोना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर सिर के ऊपर भारी टैंक टैंक है उसके नीचे हम सो रहे हैं ना, तो ऐसे भार का एहसास होगा। बाकी साउथ वेस्ट में अगर वाटर टैंक आ रहा है, ओवरहेड वाटर टैंक, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी वो जो पुरातन वास्तु है ना उसके नियमों को पढ़ते हैं, जो कि हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं। मैंने भी वो पढ़ा है, लेकिन वो मॉडर्न रूल्स के हिसाब से जब उनको मैच करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं होना चाहिए लेकिन टॉप फ्लोर पे हो सकता है, तो इस तरीके से चीजें समझी जाती है कि उसके पुराने टाइम पे मतलब कुछ और होते थे। लेकिन अभी पुराने टाइम का वास्तु अलग होता था, आजकल का मॉडर्न वास्तु अलग है। पहले फ्लैट्स नहीं होते थे, लोगों के आंगन वाले बड़े घर होते थे। टॉयलेट्स तो कभी घर के अंदर ही नहीं होते थे, पूरा घर एक तरफ और उसके बाहर कहीं दूर जाके टॉयलेट्स बनाए जाते थे, जो कि ठीक भी था। बट आजकल के टाइम पे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम सबको अपने पर्सनल टॉयलेट रूम्स, पर्सनल बाथरूम्स चाहिए। बच्चे भी कहेंगे मेरा बाथरूम अलग होना चाहिए, तो कैसे पॉसिबल है। अभी तो सबको बेडरूम के साथ टॉयलेट चाहिए। सो मॉडर्न वास्तु को अलग वे में डिजाइन किया जाता है, हम उसके ऊपर पूरी तरह से ये जो हमारा वैदिक वास्तु है उसको 100% अप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि तब जमाना और था, तब फैसिलिटीज अलग थी। अभी वो फैसिलिटीज डिफरेंट हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी है, अभी सब कुछ है। अभी पहले होता था कि चारों तरफ खिड़कियां हों, कि रूम आपका हवादार होना चाहिए। अब क्या करना है, अब तो एसी के बिना गुजारा ही नहीं है। हर जगह पे एसी लगे हैं तो चारों तरफ खिड़कियां क्या करेंगी, वेस्ट हो जाएंगी ना। सो उस हिसाब से हमें, जिसको कहते हैं ना, देश काल पात्र को भी ध्यान में रख के चीजों को करना होता है ना। तो वो चीजें पुराने टाइम की चीजें पुराने टाइम के साथ चली जाती हैं। तो वो जो आपके घर में करके गए हैं, हो सकता है वो वैदिक वास्तु से करके गए हैं, तो हो सकता है कि आपकी वो चीजें मॉडर्न वास्तु के हिसाब से ठीक से नहीं की गई। ये चीजें होती है। कोई बात नहीं, अभी 3 दिन और हैं, आप स्टडी करेंगे और चीजों को समझेंगे। ठीक है। थैंक यू। और मैडम रिकॉर्डिंग्स फिर मिलेंगी? हाँ, शाम तक मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ओके ओके ओके। मैंने सुना है, लेकिन फिर भी वो एक रिवीजन होना चाहिए ना, जी बिल्कुल, कि होना ही चाहिए। ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा मिस हो जाता है। हाँ, जितनी बार सुनोगे ना तो कोई कोई आपकी बात आपको और ध्यान में, अच्छा ये तो रह गया था, ये तो सुना नहीं था। करेक्ट, राइट। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। अभीशा जी बोलिए। अभीशा जी। हाँ मैम, आवाज आ रहा? हाँ। आ रही है। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। मेरे मेरे घर का है ना, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आया है, तो उसके हाँ, लिए गलत है, बहुत गलत है साउथ वेस्ट में। कुछ रेमेडी हो सकती है? साउथ वेस्ट के टॉयलेट की हाँ रेमेडी तो हो सकती है, बट वैसे अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। रेमेडी से कुछ हद तक फर्क पड़ जाएगा, लेकिन 100% नहीं। टॉयलेट किस जगह होना चाहिए फिर? देखो, एग्जैक्ट अगर साउथ वेस्ट में आ रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। थोड़ा इधर उधर होगा तो हम कल समझेंगे, टॉयलेट्स को भी पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिजल्ट देते हैं। ठीक है।
तो विदाउट आपकी पूरी डिग्री लिए बिना ना आप श्योरिटी से नहीं कह सकते। हो सकता है वो साउथ वेस्ट ना हो, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट हो, है ना, प्रॉपर साउथ वेस्ट हो सकता है, नहीं भी हो। तो डिग्री के बिना नहीं ना, नहीं, प्रॉपर डिग्री। प्रॉपर साउथ वेस्ट है। प्रॉपर साउथ वेस्ट है, ओके। प्रॉब्लम तो देता है, करियर में स्टेबिलिटी नहीं रहती, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना। और पितृदोष, जैसे मैंने आपको बताया, कोई पितृदोष है, अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाएंगे ना तो आपको पंडित जी बोलेंगे कि किसी घर में किसी को पितृदोष है, उस वजह से ही आपको ये टॉयलेट मिलता है। नहीं, अग्नि कोने में ना वाटर टैंक आई है, हम्म। छत के ऊपर। हाँ, ऊपर है तो ऊपर तो कोई बात नहीं, ऊपर कोई बात नहीं। अग्नि कोण में है लेकिन वाटर टैंक। अग्नि कोण में तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा साउथ में होगा तो चलेगा, साउथ या तो साउथ वेस्ट में या तो वेस्ट में होना चाहिए। साउथ ईस्ट में है वो। हाँ, साउथ ईस्ट में तो रॉन्ग है, साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज कर। प्रॉपर चेंज कर सकते हैं तो करवाइए, क्योंकि वो होगी ना आपकी पानी की टंकी जो रखी होती है हाँ प्लास्टिक वाली, हाँ। हाँ उसको तो हटवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैंने अभी बताया कि साउथ में काला रंग नहीं होना चाहिए, तो वो काले रंग वाली टंकी नहीं रखनी, उसमें अगर आपको काला और नीला दोनों रंग अवॉइड करने हैं, और अगर है तो फिर उसको ऊपर से पेंट करवा दीजिए। व्हाइट कलर। हाँ, व्हाइट कलर। लेकिन जगह कौन सा होना चाहिए वो साउथ टंकी या का? तो साउथ वेस्ट या तो वेस्ट। अच्छा, वेस्ट में बीच में आया तो चलेगा। हाँ, वेस्ट में चलेगा। अच्छा। और एक लास्ट क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्ट में मेरा किचन आया है, नॉर्थ एग्जैक्ट वेस्ट नॉर्थ। में किचन पढ़ेंगे, कल को बताऊंगी आपको किचन कहाँ कहाँ पे क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। लेकिन गलत है ना वो? आपको कल पढ़ाऊंगी ना, आप खुद ही जज करना गलत है कि सही है, ठीक है। अभी कुछ चीजें हमने पढ़ी नहीं, जो अभी तक पढ़ा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। राहुल जी बोलिए। बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि मुझे प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, मतलब कि रिलेशनशिप मतलब एक लड़की के साथ हुआ था, बहुत पहले का है। राहुल जी, एक तो अभी हमने ना 3 दिन और स्टडी करनी है, उसमें आपको काफी चीजें पता चलेंगी कि घर में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी, आप पर्सनल प्रॉब्लम नहीं शेयर कीजिए, बस जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं समझ आई ना तो वो पूछो। कल भी हमारी बहुत बात हुई है ना, तो दूसरे लोगों को भी चांस देंगे, तो वही वाली बात मैम रिपीट। बोल रहा था मैम बोल रहा था कि टॉयलेट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, साउथ डायरेक्शन की किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हाँ जी। बोल रहा हूँ मैम, मतलब कि साउथ टॉयलेट किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, साउथ की वेस्ट में? वाटर टैंक। हाँ, वाटर टैंक भी और ये टॉयलेट भी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नहीं, मुझे समझ नहीं आया, दूसरा आपने क्या पूछा। बोल रहा हूँ कि टैंक, ये वाटर टैंक कौन से कलर के होने चाहिए, और ये क्या नाम है, टॉयलेट किस डायरेक्शन में होना चाहिए? करेंगे ना, अभी ये हमने अभी कंप्लीट नहीं किया ना, अभी हम कल पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर। तो जो अभी तक पढ़ा ओके। है सिर्फ वही क्वेश्चन पूछो, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया उसके रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछने का फायदा नहीं है ना, वो मैं कल परसों हाँ। और 3 दिन अभी और पढ़ाई करने वाले हैं हम, ठीक है। प्रिंटर खराब हो जाएगा पेपर। ये- ठीक है, तो अभी सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेंगे जो मैंने पढ़ाया है। आगे का कोर्स जो हमने करना है वो भी आपको 3 दिन और पढ़ाई करने मिलेगी, तो फिर आपको पहले से क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। गीता जी बोलिए। गीता जी। चलो, आई थिंक सबके पर्सनल क्वेश्चंस ही हैं, तो बाकी आगे की हम बातें कल करेंगे, ठीक है। तो सबको राधे राधे, कल मिलेंगे।
गीता जी कल लूंगी, टाइम हो गया, बहुत ओवर हो गया टाइम, अभी और नहीं क्वेश्चन ले पाऊंगी, कल करेंगे बात, और आगे की पढ़ाई करेंगे और भी बातें करेंगे, ठीक मैम है? एक क्वेश्चन कैन आई आस्क? हाँ जी बोलिए। मैम कल मैंने क्लास नहीं अटेंड की थी तो रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ कल वाली रिकॉर्डिंग ग्रुप में है, आप ग्रुप के अच्छा, अंदर है ना? हाँ यस मैम। क्या नाम है आपका? लता हिंदानी। ठीक है लता जी। आपके पास ठीक है आपको मिले रिकॉर्डिंग, कल वाली मैंने डाल दी है तो आज वाली भी आ जाएगी। ठीक है। एंड मैम एक क्वेश्चन था कि जो सोलर पैनल्स लगते हैं वो किस डायरेक्शन में लगाए जाते हैं? आपको भी और स्टडी करनी है ना 3 दिन, उसमें बहुत बातें क्लियर होंगी। ओके चलो। ठीक है, चलिए, ओके। चलो ठीक है जी। राधे राधे सबको, कल आ जाइए 11:30 बजे, आगे की स्टडी कल करने वाले हैं हम, ठीक है? जय श्री राम, राधे राधे।